और इस समय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्रीय कक्ष की ओर प्रस्थान करते हुए कई मायनों में संसद का ये बजट सत्र अपने आप में काफी अहम रहेगा। माना जा रहा है कि जो केंद्रीय कक्ष, जो संसद भवन है, वहां ये अंतिम सत्र हो और अगला सत्र हमें नए संसद भवन में देखने को मिले। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का पहला अभिभाषण आज तमाम सांसदों के बीच संयुक्त बैठक को अब से कुछ ही देर में वो संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति का अभिभाषण जाहिर तौर पर सरकार की नीतियों का विवरण और इस नजरिए से ये देश की सोच और विकास की दिशा को नागरिकों के सामने रखने वाला एक अहम संसदीय दस्तावेज, और राष्ट्रपति के रूप में महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का पहला अभिभाषण हम सुनेंगे। सभासदों, महामहिम राष्ट्रपति जी, माननीय सदस्यगण, संसद के इस समवेत सत्र को संबोधित करते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। कुछ ही महीने पहले देश ने अपनी आज़ादी के 75 वर्ष पूरी करके आज़ादी के अमृत काल में प्रवेश किया है। आज़ादी के इस अमृत काल में हजारों वर्षों के गौरवशाली अतीत का गौरव जुड़ा है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरणाएं जुड़ी है और भारत के स्वर्णिम भविष्य के संकल्प जुड़ी है। अमृतकाल के ये 25 वर्ष का कालखंड स्वतंत्रता की स्वर्णिम शताब्दी का और विकसित भारत के निर्माण का कालखंड है। ये 25 वर्ष हम सब के लिए और देश के प्रत्येक नागरिक के लिए कर्तव्य की पराकाष्ठा करके दिखाने के, ये हमारे सामने युग निर्माण का अवसर है और हमें इस अवसर के लिए 100% सामर्थ्य के साथ हर क्षण कार्य करना है।
हमें 2047 तक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करना है जो अतीत के गौरव से जुड़ा हो और जिसमें आधुनिकता का हर स्वर्णिम अध्याय हो। हमें ऐसा भारत बनाना है जो आत्मनिर्भर हो, और जो अपने मानवीय दायित्वों का पूरा करने के लिए भी समर्थ हो। ऐसा भारत हो जिसमें गरीबी ना हो, जिसका मध्यम वर्ग भी वैभव से युक्त हो। ऐसा भारत हो जिसकी युवा शक्ति और नारी शक्ति समाज और राष्ट्र को दिशा देने के लिए सबसे आगे खड़े हो, जिसके युवा समय से 2 कदम आगे चलते हो। ऐसा भारत जिसकी विविधता और अधिक उज्जवल हो, जिसकी एकता और अधिक अटल हो। दो 2047 में देश जो इस सच्चाई को जीवंत करेगा तो निश्चित रूप से उस भव्य निर्माण की नींव का अवलोकन और आकलन भी करेगा। तो आजादी के अमृतकाल की इस प्रथम बेला को एक अलग आस्था के साथ देखा जाएगा। इसीलिए आज अमृतकाल का ये समय, ये कालखंड बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार को देश के लोगों ने जो पहली बार सेवा का अवसर दिया तो सबका साथ सबका विकास के मंत्र से हमने शुरुआत की थी। समय के साथ इसमें सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास भी जुड़ा गया। यही मंत्र आज विकसित भारत के निर्माण की प्रेरणा बन चुका है। विकास के ये कर्तव्य पथ पर चलते हुए मेरी सरकार को कुछ ही महीने में 9 वर्ष पूरी हो जाएगी। मेरी सरकार के लगभग 9 वर्षों में भारत के लोगों ने अनेक सकारात्मक परिवर्तन पहली बार देखे हैं। सबसे बड़ा परिवर्तन ये हुआ है कि आज हर भारतीय का आत्मविश्वास शीर्ष पर है और दुनिया का भारत को देखने का नजरिया बदला है। जो भारत कभी अपनी अधिकांश समस्याओं के समाधान के लिए दूसरों पर निर्भर था, वही आज दुनिया की समस्याओं के समाधान का माध्यम बन रहा है। जिन मूल सुविधाओं के लिए देश की एक बड़ी आबादी ने दोषों को तक इंतजार किया, वे इन वर्षों में उसे मिली है। जिस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की हम कभी कामना करते थे, वो इन वर्षों में देश में बनना शुरू हुआ है। आज भारत में ऐसा डिजिटल नेटवर्क तैयार हुआ है जिससे विकसित देशों में प्रेरणा ले रही है। बड़े बड़े घोटालों, सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार की जिन समस्याओं से देश मुक्ति चाहता था, वो मुक्ति अब देश को मिल रही है। पॉलिसी पैरालिसिस के चर्चा से बाहर आकर आज देश की पहचान तेज विकास और दूरगामी दृष्टि के लिए गए फैसलों के लिए भी जाने जाते हैं। इसलिए हम दुनिया की 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था से 5वें नंबर पर पहुंचे। यही वो नींव है जो आने वाले 25 साल में विकसित भारत के निर्माण के आत्मविश्वास को बुलंद करेगी। माननीय सदस्यगण, भगवान बसवेश्वर ने कहा था, कायोकोबे कैलाश, अर्थात कर्म ही पूजा है, कर्म में ही सिद्ध। उनके दिखाई मार्ग पर चलते हुए मेरी सरकार राष्ट्र निर्माण के कर्तव्य को पूरा करने में तत्परता से जुटी है।
आज भारत में एक स्थिर, निडर, निर्णायक और बड़े सपनों के लिए काम करने वाली सरकार है। आज भारत में ईमानदार का सम्मान करने वाली सरकार है। आज भारत में गरीबी को स्थायी समाधान और उनके स्थायी सशक्तिकरण के लिए काम करने वाली सरकार है। आज भारत में अभूतपूर्व स्पीड और स्केल पर काम करने वाली सरकार है। आज भारत में इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के माध्यम से जन कल्याण को सर्वोपरि रखने वाली सरकार है। आज भारत में महिलाओं के सामने से हार बाधा को दूर करने वाली सरकार है। आज भारत में प्रगति के साथ ही प्रकृति का भी संरक्षण करने वाली सरकार है। आज भारत में विरासत के संरक्षण के साथ ही आधुनिकता को बढ़ावा देने वाली सरकार है। आज भारत में अपनी वैश्विक भूमिका को लेकर आत्मविश्वास से आगे बढ़ने वाली सरकार है। माननीय सदस्यगण, मैं आज इस सत्र के माध्यम से देशवासियों का आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने लगातार 2 बार एक स्थिर सरकार को चुना है। मेरी सरकार ने देश हित को सदैव सर्वोपरि रखा। नीति रणनीति में संपूर्ण परिवर्तन की इच्छा शक्ति दिखाई। सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर आतंकवाद पर कठोर प्रहार तक, LOC से लेकर LAC तक, हर दुस्साहस के कड़े जवाब तक आर्टिकल 370 को हटाने से लेकर 3 तलाक तक मेरी सरकार की पहचान एक निर्णायक सरकार की रही है। स्थिर और निर्णायक सरकार होने का लाभ हमें 100 साल की सबसे बड़ी आपदा और उसके बाद बनी परिस्थितियों से निपटने में मिल रहा है। दुनिया में जहां भी राजनीतिक अस्थिरता है, वह देश आज भीषण संकट से घिरे हैं। लेकिन मेरी सरकार ने राष्ट्र हित में जो भी निर्णय किए, उससे भारत का बाकी दुनिया से बहुत बेहतर स्थिति में। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार का स्पष्ट मत है कि भ्रष्टाचार लोकतंत्र का और सामाजिक न्याय का सबसे बड़ा दुश्मन है। इसलिए बीते वर्ष से भ्रष्टाचार के विरुद्ध निरंतर लड़ाई चल रही है। हमने सुनिश्चित किया है कि व्यवस्था में ईमानदार का सम्मान होगा। भ्रष्टाचारियों के लिए समाज में किसी भी प्रकार की सहानुभूति ना हो, इसके लिए सामाजिक चेतना भी देश में बढ़ रही है। बीते वर्षों में भ्रष्टाचार मुक्त इकोसिस्टम बनाने की दिशा में बेनामी संपत्ति अधिनियम को नोटिफाई किया गया है। आर्थिक अपराध कर फरार हुए अपराधियों की संपत्ति जब्त करने के लिए फजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट पारित किया गया है। सरकारी कामों में पक्षपात और भ्रष्टाचार के चलन को भी खत्म करने के लिए प्रभावी सिस्टम बनाया गया है। आज सरकारी कामों में टेंडर और खरीद के लिए गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस जैसे व्यवस्था है, जिसमें अब तक 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक का ट्रांजैक्शन हुआ है। राष्ट्र निर्माण में ईमानदार योगदान देने वालों को आज विशेष सम्मान दिया जा रहा है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के कोई जटिलताओं को खत्म कर देशवासियों का जीवन आसान बनाया गया है। फेसलेस जांच को
बढ़ावा देने की वजह से व्यवस्था में पारदर्शिता आई है और उसे जवाबदेह भी बनाया गया है। पहले टैक्स रिफंड के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता था। आज ITR भरने के कुछ ही दिनों के भीतर रिफंड मिल जाता है। आज GST से पारदर्शिता के साथ साथ करदाताओं की गरिमा भी सुनिश्चित हो रही है। जनधन, आधार, मोबाइल से कुछ फर्ज लाभार्थियों को हटाने से लेकर वन नेशन वन राशन कार्ड तक एक बहुत बड़ा स्थायी सुधार हमने किया है। बीते वर्षों में DBT के रूप में, डिजिटल इंडिया के रूप में एक स्थायी और पारदर्शी व्यवस्था देश ने तैयार की है। आज 300 से ज्यादा योजनाओं का पैसा सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते तक पहुंच रहा है। अब तो पूरी पारदर्शिता से 27 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम करोड़ों लोगों तक पहुंचाई गई है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट करती है कि ऐसा योजना और ऐसी व्यवस्थाओं के कारण ही कोरोना काल में भारत करोड़ों लोगों को गरीबी रेखा से नीचे जाने से बचा पाया है। जब भ्रष्टाचार रुकता है और टैक्स की पाई का सदुपयोग होता है तो भारत टैक्स पेयर को भी गर्व होता है। माननीय सदस्यगण, आज देश का ईमानदार करदाता चाहता है कि सरकारें शॉर्टकट की राजनीति से बचे, ऐसा योजनाएं बने जो समस्याओं के स्थायी समाधान को प्रोत्साहित करे। जिनसे सामान्य जन का सशक्तिकरण हो। इसलिए मेरी सरकार ने वर्तमान चुनौतियों से निपटने के साथ ही देशवासियों के दीर्घकालीन सशक्तिकरण पर बल दिया है। गरीबी हटाओ आप केवल नारा नहीं रह गया है, आप मेरी सरकार द्वारा गरीब की चिंताओं का स्थायी समाधान करते हुए उसे सशक्त बनाने के काम किया जा रहा है। जैसे गरीबी का एक बहुत बड़ा कारण बीमारी होती है। गंभीर बीमारी से गरीब परिवार का हौसला पूरी तरह से टूट जाता है, पीढ़ियां कर्ज से डूबे जाती है। गरीब को इस चिंता से मुक्त करने के लिए राष्ट्रवासी व्यापी आयुष्मान भारत योजना शुरू की गई है। इसके तहत 50 करोड़ से अधिक देशवासियों के लिए मुफ्त इलाज की सुविधा दी गई। आयुष्मान भारत योजना ने देश के करोड़ों गरीबों को और गरीब होने से बचाया है। अनेक गरीब उनके 80,000 करोड़ रुपया खर्च होने से बचाए हैं। आज देश भर में करीब 9,000 जनऔषधि केंद्र में बहुत कम कीमत में दवाई उपलब्ध कराई जा रही है। इससे बीते वर्षों में गरीबी के करीब 20,000 करोड़ रुपया बचे हैं। यानी सिर्फ आयुष्मान भारत और जनऔषधि परियोजना से ही देशवासियों को 1 लाख करोड़ रुपया की मदद हुई। मैं सामान्य नागरिकों के जीवन से जुड़े सबसे महत्वपूर्ण संसाधन पानी का उदाहरण आप सभी के सामने रखना चाहूंगी। मेरी सरकार ने हर घर जल पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन शुरू किया। उसके पहले तक 7 दशकों में देश में करीब 3.25 करोड़ घरों तक ही पानी का कनेक्शन पहुंचा था, लेकिन जल जीवन मिशन के तहत इन 3 वर्षों में से करीब 11 करोड़ परिवार पाइप वाटर सप्लाई से जुड़ चुके हैं। इसका सबसे ज्यादा लाभ गरीब परिवार को ही मिल रहा है।
उसकी चिंता का स्थायी समाधान हो रहा है। बीते वर्षों में सरकार ने 3.5 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों को पक्का घर बनाकर दिया है। जब घर मिलता है तो नया आत्मविश्वास आता है। इससे उस परिवार का वर्तमान तो सुधरता ही है, उस घर में जो संतान बड़े होते हैं उसके आत्मविश्वास में भी वृद्धि होती है। सरकार ने टॉयलेट, बिजली, पानी, गैस ऐसे हर मूल सुविधा की चिंता से गरीब को मुक्त करने का प्रयास किया है। इससे देश की जनता को भी ये विश्वास हुआ है कि सरकार योजना और सरकारी लाभ वास्तव में जमीन पर पहुंचा है और भारत जैसे विशाल देश में भी 100% कवरेज यानी सैचुरेशन संभव है। हमारी ग्रंथों में लिखा है, अयं निजो परोवेति गणना लघुचेतसम, यानी ये अपना है, ये पराया है, ऐसी सोच सही नहीं होती। मेरी सरकार ने बिना किसी भेदभाव के हर वर्ग के लिए काम किया है। बीते कुछ वर्षों में मेरी सरकार के प्रयासों के नतीजा है कि अनेक मूल सुविधाएं आज या तो 100% आबादी तक पहुंच चुकी है या फिर उस लक्ष्य के बहुत निकट है। मेरी सरकार हर योजना में 100% सैचुरेशन के साथ ही अंत्योदय के प्रति भी पूरी निष्ठा से काम कर रही है। हमारी कोशिश है कि योजनाओं का लाभ सही और सभी लाभार्थियों को मिले, कोई भी सरकार की योजना के लाभ से वंचित ना हो। माननीय सदस्यगण, हमने देखा है कि कोरोना काल के दौरान दुनिया भर में किस तरह गरीब के लिए गुजारा मुश्किल हो गया था, लेकिन भारत उन देशों में से एक है जिसने गरीब का जीवन बचाने का सर्वोच्च प्राथमिकता दी। और कोशिश की कि देश में कोई गरीब भूखा नहीं सोए। मुझे खुशी है कि मेरी सरकार ने पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को नई परिस्थितियों के अनुसार आगे भी चलाने का निर्णय लिया है। ये एक संवेदनशील और गरीब हितैषी सरकार की पहचान है। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत सरकार गरीबों को मुफ्त अनाज के लिए लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपया खर्च कर चुकी है। आज इस योजना की प्रशंसा पूरे विश्व में हो रही है। इस प्रशंसा की ये वजह ये भी है कि टेक्नोलॉजी की मदद से बनी पारदर्शी व्यवस्था में आज पूरा का पूरा हर लाभार्थी तक पहुंच रहा है। माननीय सदस्यगण, हमारे देश में ऐसे अनेक वर्ग तथा ऐसे अनेक क्षेत्र हैं जिनकी उम्मीदों और आवश्यकताओं पर समुचित ध्यान देकर ही समग्र विकास की परिकल्पना की पूरा की जा सकती है। आप मेरी सरकार ऐसे हर वंचित वर्ग और वंचित क्षेत्रों को वरीयता देते हुए काम कर रही है। मेरे सरकार ने हर उस समाज की इच्छाओं को पूरा किया है जो सदियों से वंचित रहा था। गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी, इनकी इच्छाओं को पूरा कर उन्हें सपने देखने का साहस दिया है। कोई भी काम और कोई भी प्रयास छोटा नहीं होता, बल्कि विकास में सभी की अपनी भूमिका है। इसी भाव के साथ वंचित वर्गों और अविकसित क्षेत्रों के विकास पर बल दिया जा रहा है। रेहड़ी, ठेले,
फुटपाथ पर बड़ी संख्या में हमारे छोटे व्यवसायी अपना व्यापार कारोबार और दुकानदारी करते हैं। मेरी सरकार ने विकास में इन साथियों की भूमिका को भी सराहा है। इसलिए पहली बार इनको फॉर्मल बैंकिंग से जोड़ा और पीएम स्वनिधि के माध्यम से सस्ते और बिना गारंटी के ऋण की व्यवस्था की। योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर्स को डिजिटल लेन देन के लिए प्रोत्साहन राशि प्रदान की जा रही है। अभी तक करीब 40 लाख साथियों को इसके तहत ऋण दिया जा चुका है। मेरी सरकार की प्राथमिकता में देश के 11 करोड़ छोटे किसान भी है। ये छोटे किसान दशकों से सरकार की प्राथमिकता से वंचित रहे थे। आप इन्हें सशक्त और समृद्ध करने के लिए हर तरह की कोशिश की जा रही है। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत इन छोटे किसानों को 2 लाख करोड़ रुपया से अधिक की मदद दी गई। खास बात यह है कि इन लाभार्थियों में लगभग 3 करोड़ लाभार्थी महिलाएं हैं। इससे अभी तक लगभग 54,000 करोड़ रुपया महिला किसानों को मिल चुकी है। इसी तरह छोटे किसानों के लिए फसल बीमा, सोयल हेल्थ कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड, केसीसी की कवरेज बढ़ाने के साथ ही हमारी सरकार ने पहली बार पशुपालकों और मछुआरों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से जोड़ा। किसानों के सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए एफपीओ यानी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस की स्थापना से लेकर फसलों के एमएसपी में वृद्धि करते हुए मेरी सरकार छोटे किसानों के साथ मजबूती से खड़ी है। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार ने अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग की आकांक्षा को जगाया है। ये वही वर्ग है जो विकास के लाभ से सबसे अधिक वंचित था। अब जब मूल सुविधाएं इस वर्ग तक पहुंच रही है तो ये लोग नए सपने देखने में सक्षम हो पाए। अनुसूचित जाति के सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण के लिए डॉक्टर अंबेडकर उत्सव धाम, अमृत जलधारा और युवा उद्यमी योजना जैसे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। आदिवासी गौरव के लिए तो मेरी सरकार ने अभूतपूर्व फैसला किए हैं। पहली बार देश ने भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाना शुरू किया। हाल ही में मानगढ़ धाम में सरकार ने आदिवासी क्रांतिवीर वीरों को पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर श्रद्धांजलि दी। आज 36,000 से अधिक आदिवासी बाहुल्य वाले गांवों को प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना के तहत विकसित किया जा रहा है। आज देश में 400 से अधिक एकलव्य मॉडल स्कूल आदिवासी क्षेत्र में खुल चुके हैं। देश भर में 3,000 से अधिक वन धन विकास केंद्र आजीविका के लिए साधन बने हैं। मेरी सरकार ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देकर ओबीसी के वेलफेयर के लिए हमारी प्रतिबद्धता को स्पष्ट किया है। बंजारा, घुमंतु और अर्ध-घुमंतु समुदाय के लिए भी पहली बार वेलफेयर एंड डेवलपमेंट बोर्ड का गठन किया गया है। माननीय सदस्यगण, देश में 100 से अधिक जिले ऐसे थे जो विकास के अनेक पैमानों से पीछे रह गए थे। सरकार ने इन जिलों को आकांक्षी जिले, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट घोषित कर इनके विकास पर ध्यान दिया। आज ये जिले देश के दूसरे जिले से बराबरी की ओर बढ़ रहे हैं।
आकांक्षी जिले को सफलता को अब मेरी सरकार ब्लॉक स्तर पर दोहराने के लिए काम कर रही है और इसके लिए देश में 500 ब्लॉक्स को एस्पिरेशनल ब्लॉक के रूप में विकसित करने का कार्य शुरू किया गया है। ये आकांक्षी ब्लॉक सामाजिक न्याय की एक संस्थागत व्यवस्था के तौर पर विकसित किए जा रहे हैं। देश के जनजातीय क्षेत्रों, पहाड़ी क्षेत्रों, समुद्री क्षेत्रों और समावेशी क्षेत्रों को भी बीते दशकों में विकास का सीमित लाभ ही मिल पाया था। नॉर्थ ईस्ट और जम्मू कश्मीर में भी दुर्गम परिस्थितियों के साथ साथ अशांति और आतंकवाद भी विकास के सामने बहुत बड़ी चुनौती थी। मेरी सरकार ने स्थायी शांति के लिए भी अनेक सफल कदम उठाए हैं और भौगोलिक चुनौतियों को भी चुनौती दी है। इसी के परिणाम है कि नॉर्थ ईस्ट और हमारे सीमावर्ती क्षेत्र विकास की एक नई नीति का निर्गति का अनुभव कर रहे हैं। सीमावर्ती गांव तक बेहतर सुविधाएं पहुंचाने के लिए मेरी सरकार ने वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम पर काम शुरू किया। राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से भी सीमावर्ती क्षेत्रों में अभूतपूर्व इंफ्रास्ट्रक्चर बीते सालों में तैयार किया गया है। इससे भी इन क्षेत्रों में विकास की गति मिल रही है। पिछले कुछ दशकों से राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुकी वामपंथी हिस्सा भी अब कुछ जिलों तक ही सीमित रह गए हैं। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार की एक बहुत बड़ी उपलब्धि महिला सशक्तिकरण की रही है। इस संदर्भ में मुझे नारी शक्ति नामक एक प्रेरक कविता का स्मरण होता है, जिसे भारतीय साहित्य की अमर विभूति स्वाधीनता सेनानी तथा ओडिया भाषा की सुप्रसिद्ध नारी कवि उत्कल भारती कुंतला कुमारी सावत ने लिखा था। आज से लगभग 100 वर्ष पहले उन्होंने ये उद्घोष किया था, वसुंधरा तले भारत रमणी नुहे हीन नुहे दिन अमर कीर्ति कोटि जुगे केबे जगत नुहे बोली। अर्थात भारत की नारी पृथ्वी पर किसी की तुलना में ना तो हीन है ना दीन है। संपूर्ण जगत में उसकी अमर कीर्ति युगों युगों तक कभी लुप्त नहीं होगी, यानी सदैव बनी रहेगी। मुझे ये देखकर गर्व होता है कि आज की हमारी बहनें और बेटियां उत्कल भारती के सपनों के अनुरूप विश्व स्तर पर अपनी कीर्ति पताका लहरा रहे हैं। मुझे प्रसन्नता है कि महिलाओं की ऐसी प्रगति के पीछे मेरी सरकार के प्रयासों का संबल रहा है। मेरी सरकार द्वारा जितने भी कल्याणकारी योजनाएं शुरू की गई है, उनके केंद्रों में महिलाओं का जीवन आसान बनाना, महिलाओं को स्वरोजगार के नए अवसर देना और महिला सशक्तिकरण रहा है। महिला उत्थान में जहां पुराना धारणाओं और पुरानी मान्यताओं को तोड़ना भी पड़ा, उससे भी सरकार पीछे नहीं हटी है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की सफलता आज हम देख रहे हैं। सरकार के प्रयासों से समाज में जो चेतना आई, उससे बेटियों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। देश में पहली बार पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या अधिक हुई है एवं महिलाओं का स्वास्थ्य भी पहले के मुकाबले और बेहतर हुआ है। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान हो या फिर प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, इनमें माँ और बच्चे दोनों की जीवन को बचाने में हम सफल रहे हैं। आयुष्मान भारत योजना की भी लगभग 50% लाभार्थी महिलाओं ही है। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार बेटियों की पढ़ाई से लेकर
उनके कैरियर तक हर बाधा को दूर करने का प्रयास कर रही है। देश के सरकारी स्कूलों में बेटियों के लिए अलग टॉयलेट का निर्माण हो या फिर सैनिटरी पैड से जुड़ी योजना, इससे बेटियों के ड्रॉप आउट रेट भी बहुत कम आई। स्वच्छ भारत अभियान से महिलाओं की गरिमा तो बढ़ी ही है, इससे एक सुरक्षित माहौल भी उन्हें मिला है। सुकन्या सुजना समृद्धि योजना से देश भर की करोड़ों बेटियां के बेहतर भविष्य के लिए पहली बार सेविंग अकाउंट खुली है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी बेटियां की शिक्षा के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाई गई है। मेरी सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि किसी भी कार्य क्षेत्र में महिलाओं के लिए कोई बंदिश ना हो। इसीलिए माइनिंग से लेकर सेना में अग्रिम मोर्चे तक हर सेक्टर में महिलाओं की भर्ती को खोल दिया गया है। सैनिक स्कूलों से लेकर मिलिट्री ट्रेनिंग स्कूलों तक में अब हमारी बेटियां पढ़ाई और ट्रेनिंग कर रही है। ये मेरी सरकार ही है जिसने मातृत्व अवकाश को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह किया है। मुद्रा योजना की लगभग 70% लाभार्थी महिला उद्यमी ही है। एक स्टडी के अनुसार इस योजना से महिलाओं की आर्थिक शक्ति और सामाजिक फैसलों में उनकी भागीदारी बढ़ी है। पीएम आवास योजना के तहत मिलने वाली घरों की रजिस्ट्री भी महिलाओं के नाम पर होने से महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ा है। जन धन योजना से पहली बार देश में बैंकिंग सुविधाओं में महिलाओं और पुरुषों के बीच अब बराबरी आ गई है। देश में इस समय 80 लाख से ज्यादा स्वयं सहायता समूह भी काम कर रही है, जिनमें करीब 9 करोड़ महिलाएं जुड़ी हुई हैं। इन महिला स्वयं सहायता समूहों को सरकार द्वारा लाखों करोड़ रुपए की मदद दी जा रही है। माननीय सदस्यगण, हमारी विरासत हमें जोड़ों से जड़ती है और हमारा विकास आसमान पर छूने का हौसला देता है। इसीलिए मेरी सरकार ने विरासत को मजबूती देने और विकास को प्राथमिकता देने की राह चुनी। आज एक तरफ देश में अयोध्या धाम का निर्माण हो रहा है, तो वही दूसरी तरफ आधुनिक संसद भवन भी बन रहा है। एक तरफ हमने केदारनाथ धाम, काशी विश्वनाथ धाम और महालोक का निर्माण किया, तो वही हर जिलों में हमारी सरकार मेडिकल कॉलेज भी बनवा रही है। एक तरफ हम अपने तीर्थ और ऐतिहासिक धरोहर का विकास कर रहे हैं, तो वही दूसरी तरफ भारत दुनिया की बड़ी स्पेस पावर बन रहा है। भारत ने पहला प्राइवेट सैटेलाइट भी लॉन्च किया है। एक तरफ हम आदि शंकराचार्य भगवान बसवेश्वर, तिरुवल्लुवर, गुरु नानक देव जैसे संतों के दिखाए रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं, वही दूसरी तरफ आज भारत हाईटेक नॉलेज का हब भी बनता जा रहा है। एक तरफ हम काशी तमिल संगमों के जरिए एक श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत कर रहे हैं, तो वही वन नेशन वन राशन कार्ड जैसे आधुनिक व्यवस्था भी बन रही है।
डिजिटल इंडिया और 5G टेक्नोलॉजी में भारत के सामर्थ्य का लोहा आज पूरी दुनिया में मान्य है। आज भारत जहां योग और आयुर्वेद जैसी अपनी पुरातन विधाओं को पूरी दुनिया तक पहुंचा रहा है, वहीं दूसरी तरफ फार्मेसी ऑफ वर्ल्ड की नई पहचान भी सशक्त कर रही है। आज भारत प्राकृतिक खेती को, मिलेट्स की अपनी परंपरा फसलों को प्रोत्साहित कर रहा है, वही नानो यूरिया जैसी आधुनिक टेक्नोलॉजी का भी विकास किया है। खेती के लिए एक तरफ जहां ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर को हम बेहतर बना रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ड्रोन टेक्नोलॉजी से, सोलर पावर से किसान को ताकत दे रहे हैं। शहरों में जहां स्मार्ट सुविधाओं के विकास पर बल दिया जा रहा है, वहीं स्वामित्व योजना में पहली बार गांव के घरों को की ड्रोन से मैपिंग की जा रही है। आजादी के अमृत महोत्सव पर जहां आज हर जिले में 75 अमृत सरोवर बनाया जा रहा है, तो वही सैकड़ों आधुनिक वंदे भारत ट्रेनें भी लॉन्च किया जा रहा है। एक और हमारे व्यापार की परंपरागत ताकत नदी जल मार्ग और बंदरगांव को भी आधुनिक बनाया जा रहा है, तो मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक पार्क का नेटवर्क भी तैयार हो रही है। माननीय सदस्यगण, आजादी के अमृतकाल में देश पंच प्राणी की प्रेरणा से आगे बढ़ रहा है। गुलामी के हार निशान, हार मानसिकता से मुक्ति दिलाने के लिए भी मेरी सरकार निरंतर प्रयासरत है। जो कभी राजपथ था वो अब कर्तव्य पथ बन चुका है। आज कर्तव्य पथ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा हर भारतीय को हर भारतीय को गौरवान्वित कर रही है। तो अंडमान निकोबार में भी नेताजी और आजाद हिंद फौज के शौर्यों को हमने सम्मान दिया है। अभी कुछ ही दिन पहले मेरी सरकार ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह में नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड पर नेताजी को समर्पित भव्य स्मारक और म्यूजियम का शिलान्यास भी किया है। भारतीय सेना के परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर अंडमान निकोबार के 21 द्वीपों का नामकरण भी किया है। एक तरफ नेशनल वॉर मेमोरियल आज राष्ट्रीय शौर्य का प्रतीक बन गया है, तो वही हमारी नौसेना को भी आप छत्रपति वीर शिवाजी महाराज का दिया प्रतीक मिल गया है। एक तरफ जहां भगवान बिरसा मुंडा सहित तमाम आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों से जुड़े संग्रहालय बन रहे हैं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के पंचतीर्थ बनाया गया है, वही दूसरी तरफ हर प्रधानमंत्री के योगदान को दर्शाने वाले प्रधानमंत्री संग्रहालय का निर्माण भी किया जा रहा है। देश में प्रथम वीर बाल दिवस को भी पूरे गर्व और श्रद्धा के से मनाया गया। इतिहास की पीड़ाओं और उनके साथ जुड़े शिक्षाओं को जागरूक रखने के लिए देश में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की शुरुआत भी मेरी सरकार ने की। माननीय सदस्यगण, मेड इन इंडिया अभियान और आत्मनिर्भर भारत अभियान की सफलता का लाभ देश को मिलना शुरू हो चुका है।
आज भारत में मैन्युफैक्चरिंग की अपनी कैपेसिटी भी बढ़ रही है और दुनिया भर से भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां भारत आ रहे हैं। आज हम भारत में ही सेमीकंडक्टर चिप से लेकर हवाई जहाज के निर्माण तक के लिए प्रयास शुरू कर चुके हैं। ऐसे ही प्रयासों का परिणाम है कि भारत में बने सामान का निर्यात लगातार बढ़ रहा है। कुछ वर्ष पहले तक हम बड़ी संख्या में मोबाइल फोन आयात करते थे। आज भारत दुनिया में मोबाइल फोन का एक बड़ा निर्यातन बन चुका है। देश में खिलौना के आयात में 70% कमी आई है, जबकि निर्यात 60% से भी ज़्यादा बढ़ गया है। मेरी सरकार की नई पहल के परिणाम स्वरूप हमारे रक्षा निर्यात 6 गुना हो गया है। मुझे गर्व है कि हमारी सेना में आज INS विक्रांत के रूप में पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर भी शामिल हुआ है। हम मैन्युफैक्चरिंग के नए सेक्टर में ही प्रवेश नहीं करे हैं, बल्कि खादी और ग्रामोद्योग जैसे अपनी पारंपरिक सेक्टर में भी प्रशंसनीय काम कर रहे हैं। ये हम सभी के लिए खुशी की बात है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान देश के खादी और ग्रामीण उद्योग का टर्नओवर 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक का हो चुका है। मेरी सरकार के प्रयासों से खादी के बिक्री में 4 गुना बढ़ी है। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार ने इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप पर निरंतर अभूतपूर्व बल दिया है। इससे दुनिया की सबसे युवा आबादी वाले हमारे देश की ताकत का सदुपयोग हो रहा है। आज हमारे युवा अपने इनोवेशन की ताकत दुनिया को दिखा रहे हैं। 2015 से भारत ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 81 स्थान पर था। अब हम 40वें स्थान पर पहुंच गए। सात वर्ष पहले जहां भारत में कुछ 100 रजिस्टर्ड स्टार्टअप ही थे, वही आज ये संख्या लगभग 90,000 पहुंच चुके हैं। आज के युग में हमारी सेनाओं का भी युवा शक्ति में समृद्ध होना, युद्ध शक्ति में निपुण होना, टेक्नोलॉजी की पावर से लेस रहना बहुत अहम है। इन सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए अग्निवीर योजना शुरू किए गए हैं। इससे देश की युवा शक्ति को सेनाओं के माध्यम से राष्ट्र की सेवा का अधिकतम अवसर मिलेगा। मेरी सरकार देश के युवाओं की शक्ति को खेलों के जरिए भी देश के सम्मान से जोड़ रही है। हमारे खिलाड़ियों ने कॉमनवेल्थ गेम्स से लेकर ओलंपिक और पैरा गेम्स से अभूतपूर्व प्रदर्शन कर ये साबित किया है कि उनकी प्रतिभा किसी से भी कम नहीं है। देश के कोने कोने से ऐसे प्रतिभाओं को खोजने, उनका टैलेंट निखारने के लिए खेलो इंडिया गेम्स, खेलो इंडिया सेंटर्स से लेकर टॉप स्कीम तक चलाई जा रही है। हमारी सरकार दिव्यांग कल्याण को लेकर भी पूरी तरह संवेदनशील है। देश में एक साइन लैंग्वेज और सुगम्य भारत अभियान ने दिव्यांग युवकों को बहुत मदद दी है। माननीय सदस्यगण, बीते दशकों में हमने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में 2 बड़ी चुनौतियां देखी है। एक, इंफ्रास्ट्रक्चर के
बड़े प्रोजेक्ट समय पर पूरी नहीं हो पाते थे। दूसरा, अलग अलग विभाग, अलग अलग सरकारें अपनी अपनी सुविधा से काम करती थी। इससे सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग भी होता था, समय भी अधिक लगता था और सामान्य जन को भी असुविधा होती थी। मेरी सरकार ने पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान बनाकर इन चुनौतियों से निपटने के लिए ठोस कदम उठाए हैं। पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान को लेकर राज्यों और यूनियन टेरिटरीज ने भी उत्साह दिखाए हैं। इससे देश में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी का भी विस्तार होगा। मेरी सरकार भारत को विश्व का सबसे कॉम्पिटिटिव लॉजिस्टिक हब बनाने के लिए प्रयासरत है। इसके लिए पिछले वर्ष देश में नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी लागू की गई है। इस पॉलिसी के लागू होने से लॉजिस्टिक कॉस्ट में काफी कमी आई। मेरी सरकार देश के विकास के लिए जिस स्पीड और स्केल पर काम कर रही है वो अभूतपूर्व है, अतुलनीय है। मेरी सरकार ने आने के बाद भारत के गरीबी के लिए औसतन हर रोज आवास योजना के 11,000 घर बने। इसी अवधि में भारत में हर रोज औसतन 2.5 लाख लोग ब्रॉडबैंड कनेक्शन से जुड़े। हर रोज 55,000 से ज्यादा गैस कनेक्शन दिए गए। मुद्रा योजना के तहत हर रोज 700 करोड़ रुपये से ज्यादा का लोन दिया गया। बीते 8-9 वर्षों में भारत में लगभग हर महीने एक मेडिकल कॉलेज बना है। इस दौरान देश में हर दिन में 2 कॉलेज की स्थापना हुई है। हर सप्ताह एक यूनिवर्सिटी बनी है। सिर्फ 2 साल के भीतर भारत ने 220 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की डोज भी दी है। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो साल 2004 से 2014 के बीच देश में जहां 145 मेडिकल कॉलेज खुले थे, वही मेरी सरकार ने 2014 में 14 से 2022 तक 260 से अधिक मेडिकल कॉलेज खोले। मेडिकल की पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिए ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट सीटों की संख्या अब पहले के मुकाबले देश में दुगुनी हो चुकी है। 2014 से पहले जहां देश में कुल लगभग 725 विश्वविद्यालय थे, वही बीते केवल 8 वर्षों में 300 से अधिक नए विश्वविद्यालय बने। इसी दौरान देश में 5,000 से अधिक कॉलेज भी खोले गए हैं। इसी प्रकार फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में तो देश में कई नए रिकॉर्ड बने हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 2013-14 तक देश में करीब 3,81,000 किलोमीटर सड़कें बनी थी, जबकि 2021-22 तक ग्रामीण सड़कों का ये नेटवर्क 7 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा हो गया। अब तो देश की 99% से अधिक बस्तियां सड़क मार्ग से जुड़ चुकी हैं। वर्ल्ड बैंक सहित अनेक संस्थाओं की स्टडी के अनुसार ग्रामीण सड़कों से गांव में रोजगार, खेती, शिक्षा और स्वास्थ्य पर बहुत सकारात्मक असर पड़ा। नेशनल हाईवे नेटवर्क में पिछले 8 वर्षों के दौरान 55% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। जल्द ही भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत देश के 550 से ज्यादा जिले हाईवे से जुड़ जाएंगे और
अर्थव्यवस्था को गति देने वाले कॉरिडोर्स की संख्या 6 से बढ़कर 50 होने वाली है। इसी तरह देश के एविएशन सेक्टर भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। साल 2014 तक जहां देश में एयरपोर्ट्स की संख्या 74 थी और अब बढ़कर 147 हो गई। आज भारत दुनिया का तीसरा बड़ा एविएशन मार्केट बन चुका है। इसमें उड़ान योजना की भी बहुत बड़ी भूमिका है। भारतीय रेलवे अपने आधुनिक अवतार में सामने आ रही है और देश के रेलवे मैप में अनेक दुर्गम क्षेत्रों भी जुड़ रहा है। वंदे भारत एक्सप्रेस के रूप में एक आधुनिक और सेमी हाई स्पीड ट्रेन भारतीय रेल का हिस्सा बन चुका है। जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट के दुर्गम क्षेत्रों को भी रेलवे से जोड़ा जा रहा है। देश के बड़े रेलवे स्टेशनों को आधुनिक बनाया जा रहा है। भारतीय रेलवे का दुनिया का सबसे बड़ा बिजली से चलने वाला रेलवे नेटवर्क बनने की दिशा में तेजी से अग्रसर है। भारतीय रेल को सुरक्षित बनाने के लिए स्वदेशी टेक्निक कोबोज का भी हम तेजी से विस्तार कर रहे हैं। माननीय सदस्यगण, भारत ने उस सोच को भी बदला है जो प्रगति और प्रकृति को परस्पर विरोधी मानती थी। मेरी सरकार ग्रीन ग्रोथ पर ध्यान दे रही है और पूरे विश्व को मिशन लाइफ से जोड़ने पर बल दे रही है। हमारी सरकार ने पिछले 8 वर्षों में सोलर एनर्जी क्षमता को करीब 20 गुना बढ़ाया है। आज भारत रिन्यूएबल एनर्जी की क्षमता में विश्व में चौथे स्थान पर है। देश के बिजली उत्पादन की 40% क्षमता नॉन फॉसिल फ्यूल्स में पैदा करने का लक्ष्य देश में 9 वर्ष पहले ही हासिल कर लिया है। ये सफलता वर्ष 2070 तक नेट जीरो के हमारे संकल्प को सशक्त करने वाली है। देश में पेट्रोल में 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग के लक्ष्य पर भी तेजी से काम चल रही है। सरकार ने हाल में मिशन हाइड्रोजन को भी स्वीकृति दी है। ये ग्रीन एनर्जी के क्षेत्रों में भारत में लाखों करोड़ रुपए की निवेश को आकर्षित करने वाले हैं। इससे फलस्वरूप ग्रीन एनर्जी को लेकर भी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए भी विदेशों में हमारी निर्भरता कम होगी। देश के शहरों में प्रदूषण कम करना भी हमारी बहुत बड़ी प्राथमिकता है। इसीलिए इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के लिए बहुत बड़े स्तर पर काम चल रहा है। फेम योजना के तहत राजधानी दिल्ली सहित देश के अनेक शहरों में केंद्र सरकार द्वारा 7,000 से अधिक इलेक्ट्रिक बसें पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जोड़े जा रही है। बीते 8 वर्षों में देश में मेट्रो नेटवर्क में 3 गुना से अधिक बढ़ोतरी हुई है। आज 27 शहरों में मेट्रो ट्रेन पर काम चल रहा है। इसी प्रकार देश भर में 100 से ज्यादा नए वाटरवे भी विकसित किए जा रहे हैं। नए वाटरवे से देश में ट्रांसपोर्ट सेक्टर का कायाकल्प करने में मदद करेगी। माननीय सदस्यगण, आज की दुनिया में अनेक चुनौतियों से गुजर रहे हैं।
आज की दुनिया अनेक चुनौतियों से गुजर रही है। दशकों पहले बनी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की प्रासंगिकता और प्रभाव पर भी प्रश्न उठ रही है। इन परिस्थितियों में भारत ऐसा देश बनकर उभरा है जो आज की विभाजित दुनिया को किसी न किसी रूप से जोड़ रहा है। आज भारत उन देशों में से एक है जो ग्लोबल सप्लाई चेन पर विश्वास को फिर से सशक्त कर रहे हैं। इसलिए आज दुनिया भारत की तरफ उम्मीद की नजर से देखते हैं। इस वर्ष भारत G20 जैसे प्रभावी समूह का नेतृत्व कर रहा है। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर के मंत्र के साथ भारत की पूरी कोशिश है कि G20 के सदस्य देशों के साथ मिलकर मौजूदा वैश्विक चुनौतियों का सामूहिक समाधान तलाशा जाए। मेरी सरकार इसको सिर्फ एक डिप्लोमेटिक प्रोग्राम तक सीमित नहीं रखना चाहती, बल्कि पूरे देश के प्रयास से भारत के सामर्थ्य और संस्कृति को शोकेस करने का अवसर है। इसीलिए पूरे देश के दर्जनों शहरों में साल भर G20 की बैठकें आयोजित की जा रही है। माननीय सदस्यगण, ये भारत के वैश्विक रिश्तों का बेहतरीन दौर है। इसमें दुनिया के विभिन्न देशों के साथ अपने सहयोग और मित्रता को सशक्त किया है। एक तरफ हम इस वर्ष SCO की अध्यक्षता कर रहे हैं, तो वही दूसरी तरफ वर्ल्ड का मेंबर होने के नाते इंडो पैसिफिक में शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए काम कर रहे हैं। हमने अपने राष्ट्रीय हितों का सर्वोपरि रखते हुए अपने भूमिका का विस्तार किया है। अफगानिस्तान में भूकंप हो या फिर श्रीलंका का संकट, हम सबसे पहले मानवीय सहायता लेकर पहुंचे। भारत को लेकर आज जो सद्भाव है, उसका लाभ हमें अफगानिस्तान और यूक्रेन में पैदा हुए संकट के दौरान भी मिला। संकट में फंसे अपने नागरिकों को हम इन देशों से सुरक्षित लेकर आए। इस दौरान भारत अन्य देशों के नागरिकों को की मदद करके अपना मानवीय स्वरूप को फिर दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। माननीय सदस्यगण, भारत ने आतंकवाद को लेकर जो कड़ा रुख अपनाया है, उसको भी आज दुनिया समझ रहा है। इसलिए आतंकवाद के विरुद्ध भारत की आवाज को हर मंच पर गंभीरता से सुना जा रहा है। पहले वर्ष अक्टूबर में भारत में पहली बार UNSC काउंटर टेररिज्म कमेटी की एक विशेष बैठक आयोजित की गई। इसमें भी भारत ने आतंकवाद के विरुद्ध अपनी भूमिका को स्पष्ट किया। साइबर सिक्योरिटी से जुड़ी चिंताओं को भी मेरी सरकार गंभीरता से पूरे विश्व के सामने रख रही है। मेरी सरकार का साफ मानना है कि स्थायी शांति तभी संभव है जब हम राजनीतिक और रणनीतिक रूप से सशक्त होंगे। इसलिए अपनी सैन्य शक्ति के आधुनिकीकरण पर हम निरंतर बल दे रहे हैं। माननीय सदस्यगण, लोकतंत्र की जननी के रूप में भारत की अनंत यात्रा अनंत गौरव से भरी हुई है। हमने लोकतंत्र को एक मानवीय संस्कार के रूप में विकसित किया है, समृद्ध किया है। अपने हजारों वर्षों के अतीत की तरह ही आने वाली सदियों में भी भारत मानवीय सभ्यता को की अविरल धारा की तरह
अनवरत गतिमान रहेगा। भारत का लोकतंत्र समृद्ध था, सशक्त था और आगे भी सशक्त होता रहेगा। भारत की जीवटता अमर थी, आगे भी अमर रहेगी। भारत का ज्ञान विज्ञान और अध्यात्म सदियों से विश्व का मार्गदर्शन करता रहा है और आने वाली सदियों में भी विश्व की इसी तरह राह दिखाएगा। भारत के आदर्श और मूल्य अंधकार से भरे गुलामी के दौर में भी अक्षुण्ण रहे हैं और ये आगे भी अक्षुण्ण बने रहेंगे। एक राष्ट्र के रूप में भारत की पहचान अतीत में भी अमर थी और भविष्य में भी अमर रहेगी। लोकतंत्र के केंद्र इस संसद में हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम मुश्किल लगने वाले लक्ष्य तय करें और उन्हें हासिल करके दिखाएं। जो कल होना है उसे आज पूरा करने की कोशिश करें। जिसे दूसरे कोई आने वाले दिनों में करने के बारे में सोच रहा है उसे हम भारतवासी पहले करके दिखाएं। आइए अपने लोकतंत्र को समृद्ध करते हुए हम उस वेद वाक्यों को आत्मसात करें जिसमें कहा गया है, सों गच्छोधो सों बोधोधं सों बोहो मनांसी जानतम। अर्थात हम सब एक साथ कदम से कदम मिलाकर चले, हमारे संकल्प स्तरों में एकता का प्रवाह हो और हमारे अंतःकरण एक दूसरे से जुड़े। आइए हम राष्ट्र निर्माण के इस महायज्ञ में अपने कर्तव्य पथ पर चलते हुए संविधान की शपथ को पूरा करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Honorable members, select paragraphs from the address by the President of India, Srimati Draupadi Murmu ji, to Parliament, and the rest may be taken as read. Honorable members, it gives me a great pleasure to address both houses of Parliament assembled together. A few months back, our country completed 75 years of independence and entered the Amrit Kal. This Amrit Kal period of 25 years is the period of golden centenary of independence and making of a developed India. In almost 9 years of my government's term, the people of India have witnessed many positive changes for the first time. Honorable members, Lord Basveshwar had said, Kai Kave Kailash, which means Karma is worship and Shiva is in the Karma itself. Following this path, my government is actively engaged in performing the duty of nation building. Today, India has a government working at unprecedented speed and scale. Today, I express my gratitude through this session to the people of the country for electing a stable government for 2 consecutive terms. Over the years, the country has developed a stable and transparent regime in the form of DBT and Digital India. Today, the monetary benefits of more than 300 schemes are directly reaching the bank accounts of the beneficiaries. So far,
an amount of more than rupees 27 lakh crores has reached crores of beneficiaries with complete transparency. To provide Har Ghar Jal, my government has started Jal Jeevan Mission. In the last few years, the government has provided Pakka houses to more than 3.5 crore poor families. The government has spent about 3.5 lakh crore for free food grains to the poor under PM Garib Kalyan Ann Yojana. 11 crore small farmers of the country are also on the priority list of my government. These small farmers have been given financial assistance of more than rupees 2.25 lakh crores under the PM Kisan Samman Nidhi. For the first time, the country started celebrating the birth anniversary of Bhagwan Birsa Munda as Janjatiya Gaurav Divas. Recently, the government paid tribute to the tribal revolutionaries at the national level in Mangat Dham for the first time. My government has demonstrated its commitment to the welfare of OBCs by giving constitutional status to the National Commission for Backward Classes. Honorable members, from education to their career, my government is trying to remove all obstacles for daughters. The Swachh Bharat Abhiyan has not only increased the dignity of women, it has also provided them safe environment. Our daughters are now studying and training in Sainik schools as well as military academies. It is my government which has increased the maternity leave from 12 weeks to 26 weeks. Today, on one hand, Ayodhya Dham is being constructed in the country, while on the other hand, the modern Parliament House is also being built. While 75 Amrit Sarovars are being built in every district on the occasion of Azadi Ka Amrit Mahotsav, at the same time, hundreds of modern Vande Bharat trains are also being launched. What was once Rajpath is now Kartavya Path. Today, the statue of Netaji Subhash Chandra Bose on Kartavya Path is making every Indian proud, and we have honored the valor of Netaji and the Azad Hind force in Andaman and Nicobar also. 21 islands of Andaman and Nicobar have been also named after Paramveer Chakra awardees of the Indian Army. On the one hand, the National War Memorial has become a symbol of national valor, while on the other, our Navy has also got the insignia given by Chhatrapati Veer Shivaji Maharaj. On the one hand, while museums related to all tribal freedom fighters, including Bhagwan Birsa Munda, are being built, on the other hand, Dr. Baba Sahib Ambedkar's Panch Tirth have also been built. The country has observed the first Veer Bal Divas with pride and reverence. Today, we have initiated efforts for manufacturing of semiconductor chips and aeroplanes in India. As a result of new initiatives of my government, our defense exports have grown 6 times. I am proud that the first indigenous aircraft carrier, INS Vikrant, has also joined our forces. Honorable members, our sports persons have proved their talent is second to none by performing phenomenally in Commonwealth Games, Olympics, and Para Games. The speed and scale at which my government is working for development of the country is unprecedented and unparalleled.
After the formation of my government, on an average, 11,000 houses were built every day for the poor in India under Awas Yojana. More than 55,000 gas connections were given every day. Within just 2 years, India administered more than 220 crore vaccine doses. The national highway network has grown by more than 55% during the last 8 years. Similarly, the country's aviation sector is also growing rapidly. Up to 2014, where the number of airports in the country was 74, it has now increased to 147. The government has increased the solar power capacity by almost 20 times in the last 8 years. This year, India has assumed the presidency of an influential global group like G20. With the mantra of one earth, one family, one future, India is attempting to find collective solutions to the current global challenges in collaboration with G20 member countries. Honorable members, this is the best phase of India's global relations. We have strengthened our cooperation and friendship with various countries in the world. Today, the world is also acknowledging India's tough stand on tourism. Due to this, India's voice against terrorism is being heard seriously on every global platform. Let's enrich our democracy by living up to the dictum of Veda, which says, let us walk together, step by step, understand each other's mind, and let there be a flow of unity in our resolutions. Let us fulfill the oath of the Constitution by walking on our Kartavya Path in this Mahayag of nation building. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के बाद अब राष्ट्रपति सभी सांसदों का अभिवादन स्वीकार करती हुई राष्ट्रपति ने संसद की संयुक्त बैठक को संबोधित किया और इसी के साथ आगाज हुआ संसद के बजट सत्र का। भारत में आज निडर और देशहित को सर्वोपरि रखने वाली सरकार, राष्ट्रपति ने इस बात का जिक्र अपने अभिभाषण में किया। साथ ही हम उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को भी तस्वीरों में देख पा रहे हैं। तमाम सांसदों का अभिवादन स्वीकार करते राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। साथ ही
संयुक्त बैठक को संबोधित करने के बाद, अपने अभिभाषण के बाद, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अब संसद भवन परिसर से राष्ट्रपति भवन की तरफ रवाना हो रही हैं। तमाम बड़ी बातों का जिक्र राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में किया और हम आपको बता दें कि बजट सत्र की जो शुरुआत होती है वो संसद के केंद्रीय कक्ष में लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ होती है और इसी के साथ बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है और अभिभाषण के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अब केंद्रीय कक्ष और संसद भवन से राष्ट्रपति भवन की ओर रवाना होते हुए। राष्ट्रपति का अभिभाषण सरकार की नीतियों का विवरण और इस नजरिए से ये देश की सोच और विकास की दिशा को नागरिकों के सामने रखने वाला एक अहम संसदीय दस्तावेज है जिसे आज हमने देखा और सुना। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, साथ ही लोकसभा और राज्यसभा के महासचिव साथ में मौजूद। तो राष्ट्रपति का काफिला रवाना हुआ संसद भवन से राष्ट्रपति भवन की ओर और अब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ केंद्रीय कक्ष से रवाना होते हुए प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष उनका अभिनंदन करते हुए राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ संसद के बजट सत्र की शुरुआत हो गई है। राष्ट्रपति का अभिभाषण संविधान के अनुच्छेद 87(1) के तहत संसदीय परंपरा का एक अहम हिस्सा है और नागरिकों के सामने रखा जाने वाला एक अहम संसदीय दस्तावेज जिसे अभी हमने देखा और सुना। आपको बता दें कि आज संसद के बजट सत्र का पहला दिन और क्योंकि साल का पहला सत्र बजट सत्र होता है और इसकी शुरुआत राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ होती है,
इसके बाद आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाएगा और कल हम आम बजट पेश होता देखेंगे। भारत में आज निडर और देश हित को सर्वोपरि रखने वाली सरकार, राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में इस बात का जिक्र किया। कई उपलब्धियों की चर्चा राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण के दौरान की है। सरकार की कई उपलब्धियां गिनाई और सरकार को एक मजबूत सरकार बनाया। तमाम योजनाओं का, तमाम उपलब्धियों का जिक्र तो राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में किया ही, साथ ही आगे किस तरह का रोड मैप सरकार का रह सकता है, किस तरह के लक्ष्य और उद्देश्य और नजरिए के साथ सरकार आगे बढ़ेगी, इसका रोड मैप भी हमने राष्ट्रपति के अभिभाषण के जरिए देखा, सुना और समझा। जिन बातों का जिक्र राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में किया है, तो उसमें हम बता दें, उन्होंने तमाम जो योजनाओं का विस्तार है, इस बात का जिक्र राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में किया है और उन्होंने कहा कि मेरी सरकार ने सदियों से वंचित लोगों के लिए काम किया। जो लोग सदियों से वंचित रहे, उनके उत्थान के लिए सरकार ने काम किया और कहा कि हमारे देश में ऐसे अनेक वर्ग और क्षेत्र हैं जिनकी उम्मीद और आवश्यकताओं पर ध्यान देकर ही समग्र विकास की कल्पना की जा सकती है और हमारी सरकार ऐसे वर्ग और क्षेत्रों को वरीयता देते हुए काम कर रही है। हर उस वर्ग के लिए सरकार ने काम किया जो सदियों से वंचित रहा। गरीबों, दलितों, शोषितों के लिए काम किया गया, जिससे अब वो सपने देख पा रहे हैं। महिलाओं का जिक्र भी राष्ट्रपति के अभिभाषण में हमने सुना और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि मेरी सरकार की तरफ से जितनी भी योजनाएं शुरू की गई, उनमें महिलाओं का हित सर्वोपरि रखा गया। उनके रोजगार से लेकर प्रतिनिधित्व को भी ऊपर रखा गया और महिलाओं के सशक्तिकरण जो रहा है वो इस सरकार की बड़ी उपलब्धि रहा है। पुरुषों के मुकाबले अब महिलाओं की जो संख्या है वो बढ़ रही है, यानी बेटों के मुकाबले बेटियों की संख्या बढ़ रही है, जो एक सकारात्मक संदेश है। साथ ही उन्होंने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना हो या प्रधानमंत्री मातृत्व योजना, सरकार ने महिलाओं के लिए हर क्षेत्र में काम किया है। तो गरीबों, दलितों और शोषितों के लिए काम करने वाली सरकार का जिक्र राष्ट्रपति के अभिभाषण में। इसके अलावा महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए क्या सरकार का नजरिया है, क्या योजनाएं हैं, इस बात का भी जिक्र देखा। उन्होंने कहा कि सैनिक स्कूलों से लेकर जो मिलिट्री ट्रेनिंग स्कूल हैं, वहां तक देश की बेटियां ट्रेनिंग ले रही हैं और मातृत्व अवकाश जो मैटरनिटी लीव है उसे भी हमारी सरकार ने बढ़ाया है और मुद्रा योजना की जो 70% लाभार्थी हैं वो महिलाएं हैं। इस योजना से महिलाओं की आर्थिक शक्ति और उनकी भागीदारी बढ़ी है, यानी महिलाओं का सशक्तिकरण सरकार की प्राथमिकता में ऊपर है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की सफलता हम देख रहे हैं और जो बड़ी बात उन्होंने कही कि महिलाओं का स्वास्थ्य पहले के मुकाबले बेहतर हुआ है, जो एक अच्छा संदेश है। इसके अलावा तमाम और बातें हैं जिसका जिक्र राष्ट्रपति के अभिभाषण में किया गया है और इसके जरिए देश की सोच और विकास की दिशा को नागरिकों के सामने जो नजरिया है राष्ट्रपति के अभिभाषण के जरिए ये हमें देखने को मिला है। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। आज आर्थिक सर्वेक्षण भी पेश किया जाना है। हम थोड़ी देर में फिर लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ। What is capital budget? It's made up of capital receipts and payments. Capital receipts are loans raised by the government. Capital payments are expenses on acquiring assets like land, buildings, machinery and equipment, investments in shares, loans and advances by the center to state and union territories, government companies and others. आज बात करेंगे भारत के संसद के बारे में। आमतौर पर भारतीय संसद के 3 सत्र होते हैं। सरकार के पास संसद का सत्र बुलाने का अधिकार है। सरकार जब सत्र बुलाना चाहती है तब राष्ट्रपति के पास अनुशंसा पत्र भेजकर सत्र बुलाने की स्वीकृति हासिल करती है। संविधान के अनुच्छेद 85 में
संसद सत्र बुलाने का प्रावधान है। 2 सत्रों के बीच 6 महीने से ज्यादा का अंतर नहीं होता है। आमतौर पर भारतीय संसद के 3 सत्र होते हैं: बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र। बजट सत्र साल का सबसे पहला सत्र बजट सत्र कहलाता है, जो आमतौर पर जनवरी महीने के आखिरी सप्ताह में शुरू होकर अप्रैल तक चलता है। बजट सत्र 2 भागों में चलता है। आमतौर पर पहला भाग बजट पेश करने का और दूसरा भाग उस पर चर्चा करने के लिए होता है। बीच का अंतराल इसलिए होता है ताकि सांसद, संसदीय समितियां बजट के प्रावधानों को समझ सकें और उसके बारे में अगले भाग में चर्चा कर सकें। मानसून सत्र दूसरा सत्र 3 सप्ताह का मानसून सत्र है, जो आमतौर पर जुलाई माह में शुरू होता है और अगस्त में खत्म होता है। शीतकालीन सत्र यानी तीसरे सत्र का आयोजन नवंबर से दिसंबर तक किया जाता है। ये सत्र सबसे कम दिनों का होता है। खास बात यह है कि इन तीनों सत्रों के अलावा किसी भी आपातकाल या किसी खास मौके पर विशेष सत्र बुलाया जाता है। What is non-tax revenue? These are revenues generated from various services provided by the government. Such services include police and defense, social and community services like medical services, and economic services such as power and railways. संविधान के अनुच्छेद 110 के मुताबिक धन विधेयक ऐसा विधेयक होता है जो सरकार को किसी टैक्स को लगाने, हटाने या उसमें परिवर्तन करने का अधिकार देता है। धन विधेयक में कुछ खास विषय शामिल होते हैं, जैसे संविधान के अनुच्छेद 110 के मुताबिक कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। लोकसभा से पास होने के बाद धन विधेयक को राज्यसभा में विचार के लिए भेजा जाता है। राज्यसभा धन विधेयक को ना तो अस्वीकार कर सकती है और ना ही उसमें कोई संशोधन कर सकती है। राज्यसभा केवल अपनी सिफारिशों के साथ इसे वापस लोकसभा भेज सकती है। लोकसभा के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वो राज्यसभा की सिफारिशों को स्वीकार करे। खास बात यह है कि संविधान के अनुच्छेद 109 के मुताबिक यदि धन विधेयक को राज्यसभा ने 14 दिन के भीतर लोकसभा को नहीं भेजा तो वह दोनों सदनों में पारित समझा जाता है। What is non-tax revenue? These are revenues generated from various services like medical services, electricity, and transport provided by the government. All receipts and expenditure from railways are routed through the consolidated fund. The most important receipts under this head are interest payments. What is public debt? The difference between the borrowings and repayments during a year is the net addition to the public debt. Public debt is split into internal debt, that is, money borrowed within the country, and external debt, funds borrowed from non-Indian sources. Internal debt comprises treasury bills, market stabilization schemes, ways and means advance, and securities against small savings. स्थगन प्रस्ताव लोकसभा में किसी सार्वजनिक महत्व यानी कि जनता से जुड़ा मुद्दा जिसका समाधान देश की संसद ही कर सकती है। समय रहते अगर ऐसे मामलों की तरफ संसद का ध्यान नहीं गया तो उसके गंभीर परिणाम भी हो सकते हैं। विपक्ष स्थगन प्रस्ताव के जरिए सरकार से उस समय उठाए गए महत्वपूर्ण मुद्दे पर सरकार का पक्ष जानना चाहता है। स्थगन प्रस्ताव को लोकसभा में ही लाया जाता है। स्थगन प्रस्ताव सदन की सामान्य कार्यवाही को बाधित कर सकता है। यह प्रस्ताव तभी सदन में लोकसभा अध्यक्ष स्वीकार कर सकते हैं जब 50 सदस्य इसके समर्थन में हों।
स्थगन प्रस्ताव के तहत किसी ऐसे मसलों पर चर्चा नहीं की जा सकती है जो कि सदन में पहले से चला आ रहा हो। सदन में स्थगन प्रस्ताव के तहत चर्चा करने के लिए किसी विषय को स्वीकार करने या अस्वीकार करने का पूरा अधिकार सदन के पीठासीन अधिकारी के पास होता है। अगर वह पीठासीन अधिकारी किसी मामले को अस्वीकृत करते हैं तो वह उसका कारण बताने के लिए बाध्य नहीं होते हैं। स्थगन प्रस्ताव को अगर मंजूरी दी जाती है तो सभी मामलों को रोककर इस पर चर्चा होती है। संसदीय परंपरा के मुताबिक राष्ट्रपति के अभिभाषण के दिन स्थगन प्रस्ताव को नहीं लाया जा सकता है। राज्य सरकार के अधिकार में आने वाले मामलों पर संसद में स्थगन प्रस्ताव को स्वीकृति नहीं मिलती है। स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा शुरू होने के बाद सदन के लिए बिना किसी रुकावट के उस प्रस्ताव के निष्कर्ष तक पहुंचना जरूरी होता है। स्थगन प्रस्ताव में संसद की कार्यवाही को स्थगित करने की शक्ति होती है। What is revenue deficit? Revenue deficit is the difference between the disbursements over receipts on a revenue account. All expenditure on a revenue account should ideally be met from receipts. The revenue deficit should be zero. When revenue disbursement exceeds receipts, the government will have to borrow. The FRBM Act sets the fiscal deficit target for the government. संसद की प्रक्रिया। हमारी संसद की इस कड़ी में आज चर्चा उन प्रक्रियाओं की जिन्हें आप बार बार सुनते हैं। आज बड़ी ही आसान भाषा में हम आपको इस बारे में बताने जा रहे हैं। सबसे पहले स्थगन, एडजर्नमेंट। स्थगन एक निश्चित समय के सदन की कार्यवाही को निलंबित कर देता है, जो घंटे, दिन या सप्ताह का हो सकता है, लेकिन वो तय होता है। सदन की कार्यवाही को स्थगित करने की शक्ति सदन के पीठासीन अधिकारी के पास होती है। सदन की कार्यवाही आज दिनांक 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। अनिश्चित काल के लिए स्थगन, एडजर्नमेंट सिने die, मतलब अनिश्चित काल के लिए संसद की कार्यवाही को समाप्त करना। दूसरे शब्दों में, जब सदन कार्यवाही की दोबारा बैठक के लिए कोई दिन या समय सुनिश्चित न हो, उसे ही अनिश्चित काल के लिए स्थगन कहते हैं। सभा की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है। Customs, which means taxes imposed on imports. In addition to generating revenue, custom duties also serve to protect the domestic industry or sectors like agriculture in retaliation against measures by other countries. The India startup story. Powerful ideas, dynamic solutions, innovation, enterprise. Its success and challenges. Packed in a brand new show, The Journey of Startups, only on Sunset TV. What is non-tax revenue? These are revenues generated from various services provided by the government. Such services include police and defense, social and community services like medical services, and economic services such as power and railways. Namaskar viewers, hello and welcome to yet another edition of Earth Niti, our special series in the run-up to the Union Budget 2023-24. So Finance Minister Nirmala Sitharaman will present the Union Budget on the 1st of February, which is going to be the last full budget of the Modi government, as the next budget, as you know, will be a vote on account ahead of the general elections. So this budget is extremely crucial. It will lay the roadmap for the country's economic growth going into 2024, which, as you know, is going to be an election year.
And more importantly, because given the state of the global economy, you must be knowing several economies are today staring at a recession, and India's resilience in the face of all kinds of external shocks. The finance minister faces the challenge of ensuring sustained growth momentum. But at the same time, she also faces a plethora of expectations from various sectors. After 2 challenging years because of the pandemic, everyone's pinning their hope on reforms, reliefs, and of course, an increase in budgetary allocations. How much of it will the finance minister be able to offer is what we will analyze over the next few days. Today, we're going to look at the pre-budget expectations of the defense sector. Union Budget 2022-23, which is the last budget, envisaged a total outlay of 39.45 lakh crore rupees. Out of this, the Ministry of Defense was allocated 5.25 lakh crore rupees, which was about 13.31% of the total budget. Now, this included 1.19 lakh crore rupees for defense pensions. So the total defense budget represented an enhancement of 46,970 crore rupees, an increase of about 9.82% over the budget estimates of 2021-22. Now, will there be a further increase this time? What are the other big announcements that the finance minister could make for the defense sector? We'll try and understand from distinguished experts who are joining us on the program. I'm pleased to welcome in the studio Air Marshal Anil Chopra, retired. He's currently the Director General, Center for Air Power Studies. Thank you, sir, for joining us on the program. Mr. Pavitra Goyal, he's Head Marketing and Strategy, Lohia Aerospace and Defense. Pleased to have you on the program, Mr. Goyal. And joining us virtually is Dr. W. Selvamurthy, Distinguished Scientist and former Chief Controller R&D, DRDO. Dr. Selvamurthy, delighted to have you on this edition of Arthaniti on Namaskar, Tina ji. Thank you. In fact, let me begin the program today with you, Dr. Selvamurthy. You know, the last budget, as I just discussed, saw an increase of nearly double-digit in budgetary allocations. 2 challenging years we've tried to recover from the COVID pandemic. It's a difficult time, but nevertheless, expectations abound. What do you think is going to be on the offer from Finance Minister Nirmala Sitharaman for the defense sector? The defense sector is always receiving prime attention by the government with the development in the eastern sector and also with the internal security challenges. Definitely the government will allocate considerable amount for the defense sector. This growth, which you will see in this budget, will be definitely much more than what we have been seeing all through. In spite of all the recessions which we have, and also the challenges, we are still growing at a GDP growth rate of almost 7%. And so with this growth, with a resilient economy, and with the security challenges which India is facing today, I expect that this budget will definitely give a great boost to the defense sector, particularly for the Atmanirbhar Bharat, the indigenization, and almost 70% of the budget will go into the capital acquisition will go for the domestic sector. So that is going to be the scenario for Atmanirbhar Bharat. So the defense industries, the ecosystem which has been created by the DRDO, the armed forces, as well as the government, with the startups coming up. And this is going to be an exciting period for the private sector to come in besides the public sector undertaking, which will also get a boost in terms of the allocations, budget allocation. Right. The DRDO, we expect current allocation of about 23,000 crores. We hope that it will reach about 25 or 26,000 crores. And out of which 25% will go to the private sector. It could be defense industry, private sector industry, or it could be an academic institution partnering with the defense industry, so that the deliverable will come in all sectors, be it in the missiles, aircraft, radars, sonars, torpedoes, the arms and ammunition. Every sector, you would find the growth of the private sector industry coming in. Now, the major industries like L&T, Tata's, Mahindra, Godrej,
Reliance, and many more, Bharat Forge and so on, they will also have an expansion because the government is also promoting the export of the weapons to the other friendly diplomatic countries. So that is why you would see, I hope the budget allocation will definitely be much more than what we have been getting. The growth will be definitely much bigger than what we expect, what even the defense would expect. They would give that allocation, the finance minister and the government of India with our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji giving importance for the defense industry growth and developing that ecosystem. So we hope that the defense budget will see a great enhancement, appreciable enhancement. Sure. Let's hear from what the Air Marshal feels about the expectations. Air Marshal, it's been a difficult time for the country. The fiscal reality is completely different to what, where our expectations lie. But the last time around, perhaps because of the, persisting border standoff with China, the budget allocations did see an increase. It was unexpected, and there was a lot of cheer after that happened, nearly double digit. Do you expect the finance minister to continue with the momentum of the double-digit growth, or do you think because of the pressure coming from the external shocks and the fiscal reality today that we are in, it could waver somewhere around 6 to 7%? Tina, before I talk about what are the expectations of the military, I must say that we are one of the most threatened nations in the world. We have two neighbors with both. We have a boundary issue. We have fought wars. We are today standing eyeball to eyeball on the border, initially in Galwan, now in Tawang. So that must be clearly understood. And I greatly appreciate the present government's thrust on security, strengthen India has been phenomenal. As far as economy is concerned, yes, COVID had its impact, but I think we are fairly isolated. The growth is there. We are still growing with 7% of GDP. And I was very happy last year that we have beaten the inflation when we did, the increase in budget. And it's not the overall budget increase alone. It's the capital budget, the budget which, which contributes to modernization. Now, you must understand that there is a backlog in in modernization for all the three services. We know that Indian Air Force is down to 30 fighter squadrons vis-a-vis 42 authorized squadrons. So there is a need to.
माननीय सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी, आइटम नंबर 1, महासचिव। Sir, I beg to lay on the table a copy of the President's address to both the Houses of Parliament assembled together on the 31st of January 2023. मान्य सदस्यगण, अत्यंत दुख के साथ मैं सभा को हमारे साथी श्री संतोष सिंह चौधरी और हमारे 3 पूर्व साथियों के निधन के बारे में सूचित करना चाहता हूं। श्री संतोष सिंह चौधरी पंजाब के जालंधर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से वर्तमान लोकसभा के सदस्य थे। वे 16वीं लोकसभा के सदस्य भी रहे। श्री चौधरी अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जनजाति के कल्याण संबंधी समिति, सामाजिक न्याय अधिकारिता संबंधी समिति तथा शिक्षा, महिला, बाल, युवा एवं खेल संबंधी समिति के सदस्य रहे। इससे पहले श्री चौधरी 2 कार्यकालों के लिए पंजाब विधानसभा के सदस्य रहे, पंजाब सरकार के मंत्री भी रहे। श्री संतोष सिंह चौधरी का निधन 76 वर्ष की आयु में 14 जनवरी 2023 को जालंधर में हुआ। श्री बसवन गौड़ा कोलूर कर्नाटक के बेलारी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 13वीं लोकसभा का प्रतिनिधित्व करते थे। श्री कोलूर विदेशी मामला संबंधी समिति के सदस्य रहे। श्री बसवन गौड़ कोलूर का निधन 88 वर्ष की आयु में 25 नवंबर 2022 को बेलारी कर्नाटक में हुआ। श्री सत्यनारायण केकला आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 11वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री सत्यनारायण केकला का निधन 87 वर्ष की आयु में 23 दिसंबर 2022 को हैदराबाद में हुआ। श्री शरद यादव मध्य प्रदेश के जबलपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 5वीं और 6ठी लोकसभा के सदस्य थे। वो उत्तर प्रदेश के बदायूं संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 9वीं लोकसभा और बिहार के मध्यपुरा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 10वीं, 11वीं, 13वीं और 15वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री यादव 4 कार्यकालों के लिए राज्यसभा के सदस्य भी रहे। श्री यादव ने वित्त संबंधी समिति, शहरी विकास और उद्योग संबंधी समितियों के सभापति के रूप में कार्य किया। वे विभिन्न संसदीय समितियों के सदस्य भी रहे। उन्होंने केंद्र सरकार में वस्त्र और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, नागर विमानन, श्रम, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण प्रणाली मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री के रूप में भी कार्य किया। श्री शरद यादव का निधन 75 वर्ष की आयु में 12 जनवरी 2023 को गुरुग्राम में हुआ। ये सभा श्री संतोष सिंह चौधरी तथा हमारे पूर्व 3 साथियों के निधन पर अपना गहरा शोक व्यक्त करती है और शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करती है।
अब ये सभा दिवंगत आत्माओं के सम्मान में कुछ देर मौन रहेगी। ओम शांति। माननीय सदस्यगण, महिला क्रिकेट टीम ने 29 जनवरी 2023 को दक्षिण अफ्रीका में पहला आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप जीता है। ये सभा भारतीय महिला क्रिकेट टीम को उनकी इस उपलब्धि के लिए बधाई देती है। उनकी इस विजय से युवा खिलाड़ियों को निश्चित रूप से प्रेरणा मिलेगी। सदन अंडर 19 भारतीय महिला क्रिकेट टीम के सभी सदस्यों को बधाई और उनके भावी प्रयासों के लिए शुभकामनाएं। माननीय सदस्यगण, जैसा कि आपको समाचार 2 के माध्यम से पहले सूचित किया जा चुका है कि माननीय मंत्री जी द्वारा आर्थिक समीक्षा प्रस्तुत किए जाने के पश्चात उसकी प्रतियां मेंबर पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध करा दी जाएगी। आइटम नंबर 3, श्रीमती निर्मला सीतारमण। Sir, with your permission, I rise to lay on the table a copy each of the following papers, Hindi and English version. Economic Survey 2022-23, Economic Survey 2022-23 Highlights, and Economic Survey 22-23 Statistical Appendix. आइटम नंबर 4, श्री पंकज चौधरी जी। अध्यक्ष महोदय, मैं संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अधीन निम्नलिखित पत्रों की एक प्रति अंग्रेजी तथा हिंदी संस्करण आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूं। पहला, वर्ष 2021-22 के लिए वित्त लेखे संघ सरकार। दूसरा, वर्ष 21-22 के लिए विनियोग लेखे सिविल संघ सरकार। सभा की कार्रवाई कल बुधवार दिनांक 1 फरवरी 2023 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।
What is capital budget? It's made up of capital receipts and payments. Capital receipts are loans raised by the government. Capital payments are expenses on acquiring assets like land, buildings, machinery and equipment, investments in shares, loans and advances by the center to state and union territories, government companies and others. संसद की प्रक्रिया। हमारी संसद की इस कड़ी में आज चर्चा उन प्रक्रियाओं की जिन्हें आप बार बार सुनते हैं। आज बड़ी ही आसान भाषा में हम आपको इस बारे में बताने जा रहे हैं। सबसे पहले स्थगन, एडजर्नमेंट। स्थगन एक निश्चित समय के सदन की कार्यवाही को निलंबित कर देता है, जो घंटे, दिन या सप्ताह का हो सकता है, लेकिन वो तय होता है। सदन की कार्यवाही को स्थगित करने की शक्ति सदन के पीठासीन अधिकारी के पास होती है। सदन की कार्रवाई आज दिनांक 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। अनिश्चित काल के लिए स्थगन, एडजर्नमेंट सिने दिया, मतलब अनिश्चित काल के लिए संसद की कार्यवाही को समाप्त करना। दूसरे शब्दों में, जब सदन कार्यवाही की दोबारा बैठक के लिए कोई दिन या समय सुनिश्चित न हो, उसे ही अनिश्चित काल के लिए स्थगन कहते हैं। सभा की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है। माननीय सभासदों, माननीय सभापति जी,
Obituary references. Honorable members, I refer with profound sorrow to the passing away of Dr. D. Masthan and Shri Sharad Yadav, former members of this House. Dr. D. Masthan passed away on the 22nd December 2022 at the age of 65 years. A medical practitioner, Dr. Masthan was born in December 1957 at Lachivakam village in Tiruvalur, district of Tamil Nadu. He was serving as the vice chairman of the Tamil Nadu Minorities Commission at the time of his sad demise. Dr. Masthan also served as a member of the Tamil Nadu State Waqf Board. Dr. D. Masthan served as a member of this House representing the state of Tamil Nadu from 1995 to 2001. In the passing away of Dr. D. Masthan, the country has lost an able parliamentarian. Shri Sharad Yadav passed away on the 12th of January 2023 at the age of 75. Born in July 1947 at Babai in Hoshangabad district of Madhya Pradesh, Shri Yadav was educated at the Robertson College and the Jabalpur Engineering College, Jabalpur. He took an active interest in politics right from his student days. During the 1970s, Shri Sharad Yadav emerged as a stalwart leader of the socialist movement in the country. I had the occasion to be with him in the 9th Lok Sabha and also to be in the Council of Ministers and had enormously benefited from his guidance. He was good enough to call on me on 29th October 2022, just a few weeks before his untimely demise. He served as a member of Lok Sabha for 7 terms and also served as in the Council of Ministers, holding the portfolios of textiles, food processing, industries, civil aviation, labor and consumer affairs, food and public distribution during 1989 to 2004. Shri Sharad Yadav served as a member of this House for 4 terms, representing the state of Uttar Pradesh for 1 term from 1986 to 1992, and the state of Bihar for 3 terms during 2004 to 2017. He also served as the chairman of Committee on Provision of Computer to members of Rajya Sabha and Committee on Industry during 2014 to 2016. In the passing away of Shri Sharad Yadav, the country has lost a champion of the socialist movement, an astute administrator, and a distinguished parliamentarian. We deeply mourn the passing away of Dr. D. Masthan and Shri Sharad Yadav. I request members to rise in their places and observe silence as a mark of respect to the memory of the departed.
Secretary General will convey to the members of the bereaved families our sense of profound sorrow and deep sympathy. Copy of the President's address to be laid on the table. Secretary General. Sir, with your kind permission, I rise to lay on the table a copy in English and Hindi of the President's address to both the Houses of Parliament assembled together on 31st January 2023. Honorable members, on behalf of this august House and on my own, sharing the sentiments of the nation, congratulations to the Indian under-19 women's cricket team for bringing laurels to the country by winning the inaugural ICC under-19 women's T20 World Cup tournament held in South Africa from 14 January to 29 January 2023. The monumental achievement of our young women sportspersons is a matter of great pride for the entire nation. Their accomplishment is testimony to the unwavering focus, tremendous hard work, and wholehearted dedication. Their spectacular performance will surely set the tone for our upward trajectory in sports as well and reflects changing sports ecosystem in the country. I wish all the players of the Indian under-19 women's cricket team on my own behalf and on your behalf the very best for their future endeavors and hope that they will continue to make the country proud by their achievements and be inspiration to many others. Papers to be laid on the table, Secretary General. Sir, with your kind permission, I rise to lay on the table a statement in English and Hindi showing the bills passed by the Houses of Parliament during the 258th session of Rajya Sabha and assented to by the President. Number 1, the Wildlife Protection Amendment Bill 2022. 2, the Energy Conservation Amendment Bill 2022. 3, the Constitution, Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders Second Amendment Bill 2022. 4, the Appropriation Number 4 Bill 2022. 5, the Appropriation Number 5 Bill 2022. 6, the New Delhi International Arbitration Center Amendment Bill 2022. 7, the Constitution Scheduled Tribes Order Second Amendment Bill 2022. 8, the Constitution Scheduled Tribes Order Fourth Amendment Bill 2022. Srimati Nirmala Sitharaman. With your permission, sir, I rise to lay on the table a copy in English and Hindi of the Economic Survey 2022-23, along with highlights and statistical appendix. House stands adjourned to meet on Wednesday, the 1st February 2023, 1 hour after the presentation of the general budget in the Lok Sabha.
क्या होता है इंटरप्रिटेशन डिपार्टमेंट? लोकसभा और राज्यसभा की प्रोसीडिंग्स में इंटरप्रिटेशन डिपार्टमेंट का रोल बहुत बड़ा है। यह डिपार्टमेंट ही प्रोसीडिंग्स के दौरान सदन में बैठे हर मेंबर तक किसी भी भाषा को इंटरप्रेट करके पहुंचाता है, फिर चाहे वो हिंदी, अंग्रेजी या कोई भी रीजनल लैंग्वेज हो। भाषाओं से सजी हमारी संसद में देश के कोने-कोने से सांसद चुनकर आते हैं और इस तरह मिनी इंडिया के बीच भाषाओं की दूरी को कैसे मिटाया जाए, यह देखने का काम इंटरप्रिटेशन डिपार्टमेंट या भाषांतरण विभाग का होता है। 7 सितंबर 1964 को पहली बार इंटरप्रिटेशन की शुरुआत की गई थी। शुरुआत में हिंदी से अंग्रेजी में भाषांतरण होता था। उसके बाद कुल 22 भाषाओं में भाषांतरण होने लगा। पार्लियामेंट सेशन के बाद भी यह डिपार्टमेंट उतना ही एक्टिव होता है जितना और दिनों में। संसद में मौजूद कुछ खास डिपार्टमेंट के लिए भी यह विभाग काम करता है, जैसे स्टैंडिंग कमेटीज, पार्लियामेंट्री कमेटीज, स्पीकर ऑफिस में, लोकसभा अध्यक्ष की बैठकों में, फॉरेन पार्लियामेंट्री डेलीगेशंस की मीटिंग में और सेमिनार्स और एडवाइजरी कमेटीज की बैठकों में। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जब भी अपनी मनपसंद भाषा में सदन में बात रखनी होती है तो उनको कुछ नियम मानने पड़ते हैं। अपनी मनपसंद भाषा में बोलने के लिए एक सांसद को नोटिस देना पड़ता है। संसद में आधे घंटे पहले सांसद देते हैं नोटिस। प्रश्नकाल में चर्चा में भाग लेने के लिए सांसद को एक दिन पहले इंटरप्रिटेशन डिपार्टमेंट को बताना पड़ता है। अपनी मनपसंद भाषा में बोलने के लिए सांसद को लोकसभा अध्यक्ष की अनुमति लेना अनिवार्य है। खास बात यह है कि इंटरप्रिटेशन और ट्रांसलेशन में काफी अंतर है, इसलिए आप दोनों को एक ही समझने की भूल कभी मत करना, क्योंकि इंटरप्रिटेशन साथ साथ होता है जबकि ट्रांसलेशन में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इंटरप्रिटेशन में एक अर्थ का अनर्थ हो सकता है, लेकिन ट्रांसलेशन में आपके पास सोचने का पूरा समय होता है। What is Consolidated Fund? The Consolidated Fund is made up of all revenues and loans raised by the government. It also includes receipts from recoveries of loans granted by it. All government expenses are paid out of Consolidated Fund. No amount can be withdrawn without Parliament's approval. आज बात करेंगे भारत के संसद के बारे में। आमतौर पर भारतीय संसद के 3 सत्र होते हैं। सरकार के पास संसद का सत्र बुलाने का अधिकार है। सरकार जब सत्र बुलाना चाहती है तब राष्ट्रपति के पास अनुशंसा पत्र भेजकर सत्र बुलाने की स्वीकृति हासिल करती है। संविधान के अनुच्छेद 85 में संसद सत्र बुलाने का प्रावधान है। 2 सत्रों के बीच 6 महीने से ज्यादा का अंतर नहीं होता है। आमतौर पर भारतीय संसद के 3 सत्र होते हैं: बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र। बजट सत्र साल का सबसे पहला सत्र बजट सत्र कहलाता है, जो आमतौर पर जनवरी महीने के आखिरी सप्ताह में शुरू होकर अप्रैल तक चलता है। बजट सत्र 2 भागों में चलता है। आमतौर पर पहला भाग बजट पेश करने का और दूसरा भाग उस पर चर्चा करने के लिए होता है। बीच का अंतराल इसलिए होता है ताकि सांसद, संसदीय समितियां बजट के प्रावधानों को समझ सकें और उसके बारे में अगले भाग में चर्चा कर सकें। मानसून सत्र दूसरा सत्र 3 सप्ताह का मानसून सत्र है, जो आमतौर पर जुलाई माह में शुरू होता है और अगस्त में खत्म होता है। शीतकालीन सत्र यानी तीसरे सत्र का आयोजन नवंबर से दिसंबर तक किया जाता है। ये सत्र सबसे कम दिनों का होता है। खास बात यह है कि इन तीनों सत्रों के अलावा किसी भी आपातकाल या किसी खास मौके पर विशेष सत्र बुलाया जाता है।
What does India want from the union budget? How will it respond to sectoral expectations? What are the options for the finance minister? Watch Budget Roadmap for Growth only on Sansad TV. संसद में आपने कई बार अपने सांसदों को लोकसभा और राज्यसभा में सवाल पूछते सुना होगा। इसे क्वेश्चन आवर या प्रश्नकाल कहते हैं, जिसमें सांसद जनता से जुड़े मुद्दे उठाते हैं। प्रश्नकाल के दौरान पूछे गए सवाल 3 प्रकार के होते हैं: तारांकित प्रश्न, स्टार्ट क्वेश्चन, अतारांकित प्रश्न, अनस्टार्ट क्वेश्चन, अल्प सूचना प्रश्न, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। तारांकित प्रश्न में पूछे गए सवाल का जवाब सदस्य तुरंत चाहता है। संबंधित मंत्री सदन में मौखिक जवाब देते हैं, जिस पर सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने की इजाजत होती है। सवाल पूछने के लिए लोकसभा अध्यक्ष की अनुमति जरूरी होती है। एक दिन में स्टार्ट क्वेश्चन केवल 20 पूछे जा सकते हैं। सवाल पूछने के लिए 15 दिन पहले सदस्य को नोटिस देना पड़ता है। अतारांकित प्रश्न वो होता है जिसका सदस्य सदन में मौखिक जवाब नहीं चाहता। मतलब जिस सदस्य ने भी सवाल पूछा है उसे जवाब मंत्री से लिखित में चाहिए। एक दिन में अधिकतम 230 अतारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जिसकी जानकारी मेंबर 15 दिन पहले सदन को देते हैं। शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन नाम से साफ है, ऐसे सवाल जो बेहद जरूरी होते हैं और जनता से जुड़े होते हैं। शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन के लिए मेंबर 10 दिन से कम समय के नोटिस पर भी सवाल पूछ सकते हैं। अध्यक्ष की अनुमति पर सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्या है खास? भारत में प्रश्नकाल की शुरुआत 1892 में हुई। भारत ने ये पद्धति इंग्लैंड से ली। आजादी से पहले भारत में प्रश्न पूछने के अधिकार पर कई प्रतिबंध लगे हुए थे, लेकिन आजादी के बाद प्रतिबंधों को खत्म कर दिया गया। अब मेंबर जनता से जुड़े मुद्दों को सीधे सदन में उठाते हैं, जिसका जवाब उन्हें मंत्री जरूर देते हैं। What is contingency fund? This fund is an imprest that is placed at the President's disposal. It is used by the government to incur urgent and unforeseen expenditure. Parliamentary approval for expenditure is taken after it is spent, and an equivalent amount from the Consolidated Fund of India is recouped to the fund. भारत की राजनीतिक व्यवस्था को या सरकार जिस प्रकार बनती और चलती है उसे संसदीय लोकतंत्र कहा जाता है, और जहां से लोकतंत्र का संचालन होता है उस जगह को संसद कहते हैं। संसद में सर्वोच्च शक्तियां निहित हैं। यह राष्ट्रपति और 2 सदन लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर बनती है। लोकसभा को लोगों का सदन और राज्यसभा को राज्यों का परिषद कहते हैं। राज्यसभा को अपर हाउस और लोकसभा को लोअर हाउस कहा जाता है। संसद के सुप्रीम राष्ट्रपति होते हैं। राष्ट्रपति के पास संसद के किसी भी सदन की बैठक बुलाने, सत्र की समाप्ति करने और लोकसभा भंग करने का अधिकार होता है। दोनों सदनों में पास हुए बिल राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ही कानून का रूप ले पाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जब संसद का सत्र नहीं चल रहा तब राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। अध्यादेश का मतलब यह है कि वह कानून जो संसद में पारित हुए बिना ही लागू हो गया हो। लोकसभा, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ऐसा सदन जहां सदस्यों का चुनाव जनता सीधा वोट डालकर करती है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव राज्य विधानसभाओं के चुने हुए विधायक करते हैं। लोकसभा के अधिकतम 530 सदस्य सीधे राज्यों से चुनकर आते हैं। अधिकतम 20 सदस्य संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस प्रकार सदन की अधिकतम सदस्य संख्या 550 हो जाती है। राज्यसभा के प्रतिनिधियों की संख्या उस राज्य की जनसंख्या पर निर्भर करती है। राज्यसभा में 250 तक सदस्य हो सकते हैं। इनमें राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं और बाकी 238
राज्यों और संघ राज्यों क्षेत्रों से चुने जाते हैं। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 साल का होता है। 5 साल के बाद लोकसभा खुद ही भंग हो जाती है। आपातकाल में सदन की कार्यवाही को बढ़ाया जा सकता है। यह एक बार में 1 साल से अधिक नहीं हो सकती। राज्यसभा के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 साल का है। यह एक स्थायी सदन है जिसे कभी भंग नहीं किया जा सकता। हर 2 साल में 1/3 मेंबर रिटायर हो जाते हैं। लोकसभा के रिप्रेजेंटेटिव लोकसभा अध्यक्ष होते हैं। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्य करते हैं। राज्यसभा के रिप्रेजेंटेटिव उपराष्ट्रपति होते हैं, जिन्हें लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य चुनते हैं। संसद के दोनों सदनों को छोड़कर सभी मामलों में समान अधिकार मिले हुए हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने, उपराष्ट्रपति को हटाने, संविधान में संशोधन करने, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने जैसे महत्वपूर्ण मामलों में राज्यसभा को लोकसभा जैसे पावर मिले हुए हैं और ऐसे काम करती है भारतीय संसद। प्रश्नकाल के दौरान किसी भी मामले पर तारांकित या अतारांकित प्रश्न के उत्तर में स्पष्टीकरण न हो तो कोई भी सदस्य उस विषय पर आधे घंटे की चर्चा कराने के लिए सूचना दे सकता है। आपकी जानकारी के लिए तारांकित प्रश्न में पूछे गए सवाल का जवाब सदस्य सदन में तुरंत चाहता है। संबंधित मंत्री सदन में मौखिक जवाब देते हैं, जिस पर सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने की इजाजत होती है। अतारांकित प्रश्न वो होता है जिसका सदस्य सदन में मौखिक जवाब नहीं चाहते, यानी जिस सदस्य ने सवाल पूछा है उसे मंत्री से लिखित उत्तर चाहिए। सदन में आधे घंटे की चर्चा के लिए लोकसभा अध्यक्ष की अनुमति जरूरी होती है। बजट सत्र में सामान्यतः ऐसी चर्चाएं वित्तीय कार्य पूरा होने के बाद की जाती हैं। सामान्य सत्र में सप्ताह में 3 दिन सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को आधे घंटे की चर्चा की जाती है। चर्चा सामान्यतः शाम 5:30 बजे से 6 बजे तक होती है। चर्चा के दौरान सदस्य विषय पर अपना संक्षिप्त वक्तव्य रखता है। चर्चा के लिए सुबह 11 बजे से पहले सदस्य को सदन में जानकारी देनी पड़ती है। नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम बजट विशेष कार्यक्रम उम्मीदों का कैसा होगा बजट। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2023 को केंद्रीय बजट 2023-24 पेश करेंगी। आगामी बजट में राजकोषीय घाटे को कैसे कम किया जाएगा, आम आदमी को क्या राहत मिलने वाली है और मुद्रास्फीति को कैसे नियंत्रित किया जाएगा, इन सब बातों को लेकर आम जनता काफी उम्मीदें लगाए बैठी है। अगला आम चुनाव 2024 की शुरुआत में होगा, इसलिए ये बजट वर्तमान सरकार के लिए अंतिम पूर्ण बजट होगा। जाहिर है आगामी बजट देश की अर्थव्यवस्था और कल्याणकारी योजनाओं के लिहाज से खासा महत्वपूर्ण रहने वाला है। अनुमान लगाया जा रहा है कि भारत में ये बजट किसानों, खेतीबाड़ी, ग्रामीण और बुनियादी ढांचे पर केंद्रित होगा। इसलिए केंद्रीय बजट 2023-24 से क्या उम्मीदें हैं, इस पे चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। राज्यसभा सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी स्टूडियो मौजूद हैं। आपका स्वागत है लक्ष्मीकांत जी। साथ ही हम बात करेंगे राज्यसभा सांसद नारायण दास गुप्ता जी से। नारायण जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं लोकसभा सांसद इम्तियाज जलील साहब। इम्तियाज जी, आपका भी स्वागत है संसद टीवी पर। देखिए, शुरुआत डॉक्टर लक्ष्मीकांत जी मैं आपसे करूंगा
23-24 का बजट चुनाव से एक तरह का पहला बजट, पूर्ण बजट। क्या उम्मीदें हैं, आप कैसे देखते हैं इस बजट को? क्या कुछ खास रहने की आप उम्मीद कर रहे हैं? बजट जो प्रस्तुत होता है वो एक तरीके से मूल बजट होता है और उसमें विभागों के लिए बजट का आवंटन होता है। बाद में विभाग अपने अपने अनुसार से अपने अलॉटेड अमाउंट का बाइफर्केशन करके अपनी आवश्यकता के अनुसार उसको करते हैं। जी, सामान्यतः गरीब और मध्यम वर्ग का व्यक्ति कुछ लोक लुभावनी घोषणाओं की अपेक्षा करता है, लेकिन वो लोक लुभावनी घोषणाएं रोजगार सृजन युक्त हो, ये भी अपेक्षा उसकी रहती है। सरकारी कर्मचारी और अधिकारी आयकर के स्लैब में छूट की अपेक्षा रखता है। जी, व्यापारी वर्ग टैक्स को सरलता से लिया जा सके और ऑनलाइन व्यवस्था प्रभावी हो सके, सरकारी दफ्तरों और अधिकारियों के चंगुल से बचकर उससे टैक्स दे सके, वो इस बात की अपेक्षा रखता है। जी, एमएसएमई इकाइयां जो होती हैं सामान्यतः वो ये अपेक्षा रखती हैं कि उनको काम करने में अनावश्यक सरकारी तंत्र के प्रबंधन व्यवस्था से छूट मिलकर वो स्वतंत्र होकर अपने काम को कर सके। और कुछ लोग नई रेलगाड़ियों की अपेक्षा भी रखते हैं। जी, कुछ गाड़ियों के संचालन के संबंध में अपेक्षाएं रखते हैं। इसलिए कुल मिलाकर सामान्य जनमानस की जो अपेक्षा रहती है कि वो फिर अलग अलग जो औद्योगिक जगत है, खेल जगत है, व्यापारी जगत है, शिक्षा जगत है, उनकी अलग अलग अपेक्षाएं होती है। जी, लेकिन ये बात ठीक है कि इस बार क्योंकि 2023-24 का ये पूर्ण बजट और इस सरकार का संभवतः ये आखिरी पूर्ण बजट होगा। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और निर्मला सीतारमण जी के कार्यकाल की विशेषता जो मैं अपेक्षित कर रहा हूं, अनावश्यक लोक लुभावनी घोषणाएं करके जी, और बजट पर मुद्रास्फीति बढ़ाने वाला या राजकोषीय घाटा को बढ़ाने वाला बजट होगा, ऐसा मुझे लगता नहीं है। जी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का सिद्धांत ये है सुविधा भी दो, लेकिन अनावश्यक बोझ सामान्य करदाता पर ना पड़े। जी, बिल्कुल आम आदमी को उम्मीदें रहती हैं। देश की अर्थव्यवस्था का भी सवाल है, क्योंकि अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन तक ले जाने का भी एक लक्ष्य रखा है। नारायण जी, क्योंकि दुनिया की जो अर्थव्यवस्था है इस समय कोरोना काल के बाद चुनौतियां जो उभर के सामने आई हैं, देश के सामने भी आई, अर्थव्यवस्था के सामने भी आई, आप कैसे देखते हैं इस बार के बजट को? आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, हर वर्ष ही देश के वित्त मंत्री अपने बजट लेके आती हैं और वो अपने उनका पूरा प्रयास होता है कि जो मुद्दे हैं सामने उनको किसी न किसी रूप से एड्रेस किया जाए। जी, आज जो हमारे सामने मुद्दे हैं, महंगाई एक मुद्दा है, अनएम्प्लॉयमेंट एक मुद्दा है और देखा जाए तो अर्थव्यवस्था भी कहीं न कहीं आज चरमरा रही है। और एक जो बहुत बड़ा गैप आया है, हैव एंड हैव नॉट जिसको कहते हैं, गरीब और अमीर के बीच में खाई बढ़ती जा रही है। जी, तो कहीं न कहीं लोगों की अपेक्षा है जो खाई बढ़ रही है, जैसे अभी इंटरनेशनल एक रिपोर्ट आई कि 40% वेल्थ जो है 1% हिंदुस्तान के लोगों के पास है। तो बहुत बड़ी एक बात है वेल्थ जो है इस प्रकार की करना। तो ये अपेक्षा है, जैसे अभी हमारे माननीय वाजपेयी जी ने बताया कि अपेक्षाएं हैं, अपेक्षाओं को एड्रेस भी किया जाता है। और जो बेसिक चीज क्या है, आज मैं इनकम टैक्स की बात कर दूं, पिछले कुछ सालों से छूट नहीं दी गई है और काफी लोगों की उम्मीद है किसी न किसी तरह। एक छूट में दो चीजें होती है, एक बेसिक छूट होती है जो कि आज हमारे पास 2.5 लाख की है, और एक होती है इंसेंटिव बेस्ड, जी, कि आपको सेविंग के इंसेंटिव दिए जाएं। उसकी छूट जो है अभी एक सेक्शन 80C है इनकम टैक्स एक्ट का, उसमें काफी सालों से 1.5 लाख की लिमिट बंधी हुई है। लेकिन कहीं न कहीं आज के हालात को देखते हुए वो भी बढ़नी चाहिए ताकि छूट मिले और लोगों को सेविंग का एक जो है इंसेंटिव मिले, एक जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग करें, उनमें छूट मिले तो, और उसमें कहीं न कहीं अर्थव्यवस्था में भी वो उनका सहयोग रहेगा। जी, तो एक तो बेसिक छूट जो है बढ़ानी चाहिए, जो पिछले काफ़ी सालों से पेंडिंग है। क्यों बढ़ानी चाहिए? महँगाई बढ़ गई है, इन्फ्लेशन बढ़ गया है, रुपए की वैल्यू बहुत गिर गई है। आज जो है रुपए की वैल्यू इंटरनेशनल देखा जाए, डॉलर जो है 80 से ऊपर ही चल रहा है, कभी 82-83, कभी ये जो इस प्रकार से। तो रुपए की वैल्यू जो है डेली गिर रही है। इसको ध्यान में रखते हुए बेसिक छूट बढ़ानी चाहिए, जो अपेक्षा है लोगों की, आज ध्यान में केंद्रित। और जहाँ तक है ये जो महंगाई की है, ये भी कहीं न कहीं पाटनी पड़ेगी। जो नहीं सॉरी जो हैव एंड हैव नॉट में गैप है, जो खाई बन गई है बहुत बड़ी। एक के पास बहुत रुपया है, एक के पास रुपया नहीं है, और इनकम की भी बहुत डिस्पैरिटी है आपस में।
इनकम की, किसी की कहीं आकाश में चूरी है, कहीं आज देखा जाए 23 करोड़ जो है भारत की गरीबी रेखा से नीचे आ गई है। तो ये एड्रेस इश्यू होने चाहिए गरीब आदमी के भी। और जो दूसरा हमारा आज जो है शिक्षा में है, आप ये देखिए शिक्षा में हमारे यहाँ इतनी व्यवस्था, इसको जो है कहीं न कहीं गाँव के लेवल तक इसको बढ़ाना चाहिए। नहीं तो आज जो है बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा विदेशों में पढ़ने जा रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, हमारी जो है मुद्रा फॉरेन एक्सचेंज भी रुकती है। और इस प्रकार का शिक्षा क्षेत्र में, हेल्थ में, मेडिकल में भी जो है अपेक्षा है लोगों को जी कि नारायण जी। उसमें ज़्यादा बढ़ाया जाए। जी, इसको लेके जो है। बिल्कुल, शिक्षा, स्वास्थ्य एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, महत्वपूर्ण। साथ ही देश का बुनियादी ढांचा किस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो, इस पे भी सरकार का फोकस रहा है। पिछले बजट में हमने देखा। इम्तियाज जी, अगर बात पिछले बजट की मैं करूं, तमाम बजट की, तो मोदी सरकार का जो केंद्र रहा है बजट का, खास तौर से गांव, गरीब, किसान रहा है, कल्याणकारी योजनाएं रही हैं। आप कैसे देखते हैं, आप क्या उम्मीद कर रहे हैं इस बार के बजट से? मनोज जी, देखिए, पिछले टाइम के जितने भी बजट है, अगर उसके ऊपर चर्चा करें तो कैप्शंस बहुत अच्छे अच्छे, हेडलाइंस बहुत अच्छे अच्छे, नारे बहुत अच्छे अच्छे लगाए जाते हैं। लेकिन आप खुद समझिए, सोचिएगा, अब क्या है कि एक कहावत है कि मरता क्या नहीं करता है करके। एक भरम ऐसा हो गया था कि हमको तो कोई हरा ही नहीं सकता है करके। अब कुछ राज्यों के अंदर पराभव होने के बाद ये एक आखिरी बजट ऐसा मौका रहेगा कि दोबारा पब्लिक को किस तरह अपने तरफ खींचा जा सकता है, क्योंकि जात धर्म के नाम के ऊपर तो कुछ समय आप लोगों को बना सकते हैं, लेकिन आखिर गरीब आदमी, जो मेहनत कश आदमी है, वो कहता है कि मेरी रोजी रोटी का क्या है, मेरे नौजवान बच्चे के लिए नौकरी का क्या है, महंगाई सर चढ़कर बोल रही है, उसका क्या है करके। जी। तो इस बार का बजट जो है, हम भी यही उम्मीद कर रहे हैं जैसा आप कर रहे हैं कि चूंकि 2024 के अंदर इलेक्शन आने वाला है, फुल बजट अगले साल सरकार नहीं पेश कर सकेगी, लिमिटेड पीरियड का वो बजट रहेगा, इंटरिम बजट रहेगा। तो यही एक मौका है कि लोगों के बीच में जाना है, और 2023 के अंदर बहुत सारे राज्यों के चुनाव है, तो वहां पर भी कुछ झटका ना पड़ जाए करके। तो इस वजह से यही उम्मीद की जा रही है। और जैसा हमारे नारायण दास साहब ने कहा है कि इनकम टैक्स स्लैब जो है, एक ईमानदारी के साथ अगर देखा जाए, मनोज जी, आप खुद एक इस सरकारी उसके अंदर काम करते हैं, सबसे ज्यादा ईमानदारी से अगर कोई टैक्स भरता है तो आप भर रहे हैं, जो सैलरीड क्लास है, क्योंकि आपके हाथ में पैसा आने से पहले ही सरकार कहती है कि नहीं, इतना तो पैसा मैं अपने जेब में रख रहा हूं, ये मेरा टैक्स मैं आपका काट दे रहा हूं। तो पूरी ईमानदारी से जो मिडिल क्लास, जो सैलरीड क्लास है, तो अपना टैक्स भर रहा है, उसको कहीं ना कहीं कुछ रिलीफ मिलना चाहिए उस ईमानदारी के लिए। साथ ही साथ आज सीनियर सिटीजन्स का क्या हाल है, ये हर अधिवेशन के अंदर हम भी ये मुद्दा उठा रहे हैं। आपको एक उदाहरण के तौर के ऊपर मनोज साहब ये बताना चाहता हूं, और देश ने इसके ऊपर चर्चा करनी चाहिए। ईपीएस 95 की एक स्कीम है, पेंशन की स्कीम है। आपको यकीन नहीं होगा कि हम किस दौर के अंदर जी रहे हैं कि इस स्कीम के अंदर, इस पेंशन स्कीम के अंदर 500 रुपये, 700 रुपये, 750 रुपये महीना पेंशन दिया जा रहा है, ये सीनियर सिटीजन्स के लिए। आप सोचिएगा कि 500 रुपये के अंदर वो कैसा गुजारा कर सकती है। मैंने नाम के साथ बताया पार्लियामेंट के अंदर, और उम्मीद किया था कि इसके ऊपर कुछ ना कुछ सरकार फैसला लेगी करके। उसमें महिलाओं के इनकम टैक्स के बारे में, हम महिलाओं के बारे में कहते हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट होना चाहिए, महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहिए। आप महिलाओं के लिए और टैक्स बेनिफिट, आप किसानों के बारे में बात करते हैं, कितने सालों से आप किसानों की इनकम, आय के बारे में वो कर रहे हैं कि किसानों का जो मेहनत है, जो उसकी पैदावार की कीमत उसको मिलनी चाहिए, वो मिलनी चाहिए। क्यों नहीं मिल रही है? क्या वजह है कि इस देश के अंदर आज भी किसान आत्महत्या कर रहा है? तो ऐसे कई सारे मुद्दे हैं। इंडस्ट्री भी बहुत सारी उम्मीद लगाए बैठी हुई है, मिडिल क्लास उम्मीद लगाए बैठा हुआ है। जो हमारा सबसे दूसरी एक अहम बात यह है कि हेल्थ केयर एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है मनोज भाई, कि आज अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप इलाज नहीं करवा सकते हैं। इम्तियाज जी, तमाम मुद्दे हैं, इनकम टैक्स का मुद्दा भी है, गांव गरीब किसान का भी है। आपने कई सारे सवाल उठाए हैं, जाहिर सी बात है उनमें से कुछ सवाल देश की जनता के सामने भी हैं, अहम मुद्दे हैं। वाजपेयी जी यहाँ पर मौजूद हैं। वाजपेयी जी, बात कीमतों की आती है, महंगाई की आती है, नारायण जी ने भी सवाल उठाया और इम्तियाज जी ने भी सवाल उठाया। देश का अर्थव्यवस्था का भी मुद्दा है, इनकम टैक्स स्लैब का भी सवाल है। आप कैसे देखते हैं इन सब इश्यूज को? मैं आदरणीय नारायण दास जी और आदरणीय इम्तियाज अली जी ने जो बात उठाई है, उन दोनों का संयुक्त उत्तर है एक। कोरोना के 2 साल के कार्यकाल के बाद
सारे संसार की अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या है और भारत की अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या, अगर इस अंतर को हम देख लें तो ये हमको भरोसा करना चाहिए कि भारत सरकार ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उसका प्रभाव, कुप्रभाव जनता पर कम से कम जाए, बेरोजगारी ना बढ़े और रोजगार, फैक्ट्रियां चलती रहें, इसके लिए अपनी तरफ से बहुत अधिक सुविधा दी। 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज कोरोना के बाद दिया है, इसलिए कि एमएसएमई इकाई ना बैठे और इनमें लगा हुआ रोजगार व्यक्ति बेरोजगार ना हो। उसी प्रकार समाज के अन्य वर्गों के लिए भी, किसानों के लिए भी राहत दी है। आज किसान की उपज का मूल्य कम लगे, लागत मूल्य, और उसको लाभ ज्यादा मिले, इसके लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। इसलिए ये कहना कि भारत में ही कुछ ज्यादा कठिनाइयां, ऐसा मैं मानने को तैयार नहीं। सारे संसार की कठिनाइयों की तुलना में भारत की स्थिति कितनी बेहतर है। आज हमारी जो जीडीपी की दर है लगभग 7 के लगभग है। बाकी विकासशील विकसित देशों की जो आज सिरमौर है, प्रथम 6 और 7 देश है, उनकी 2 से 3% के बीच में जीडीपी की दर है। अपने आप में भारत की अर्थव्यवस्था के प्रति, भारत की सरकार के प्रति और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जो सोचा और जो करा, कुछ कड़वे निर्णय भी लिए, लेकिन वो कड़वे निर्णय जनहित में लिए, देश के हित में लिए। मैं समझता हूं कि कुल मिलाकर उसी नीति पर बजट रहेगा कि सामान्य जन को सुविधा दी जाए, महिलाओं को और किसानों को सुविधा दी जाए, गरीब मध्यम वर्ग को सुविधा दी जाए, लेकिन ऐसा भी नहीं करना है कि देश की अर्थव्यवस्था बैठ जाए। इसलिए संतुलन बनाकर ये सरकार जरूर इस बजट में करेगी और मैं समझता हूं कि ये बजट जनता के द्वारा बड़ा स्वीकार्य बजट होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। जी नारायण जी, ये बात ठीक है कि विपक्ष के कारण कई बार सवाल उठाए जाते हैं जनता के, बात चाहे महंगाई का मुद्दा हो, बेरोजगारी का हो, लेकिन एक ये भी सच है कि बीते 2-3 साल जिस तरह से बीते हैं, दुनिया के सामने आर्थिक स्तर पर जो चुनौतियां खड़ी हुई हैं, देश के सामने भी, दुनिया के सामने भी, उसमें भी सरकार ने अपनी कल्याणकारी योजनाओं के जरिए गरीबों को, लोगों को संभालने की कोशिश की है। इस पहलू को तो आप मानेंगे? देखिए, ऐसा है, एक मैंने पहले भी कहा था, मैं फिर उस बात को दोहराऊंगा, जो गरीब और अमीर में खाई बढ़ रही है जी, इसका कोरोना से उनकी इनकम कैसे बढ़ गई, उनकी वेल्थ कैसे बढ़ गई इसी पीरियड में, और गरीब नीचे जा रहा है। 23 करोड़ गरीबी रेखा से नीचे चले गए। किसान आप देख रहे हैं सुसाइड कर रहे हैं, आत्महत्याएं कर रहे हैं, और किसान की इनकम 27 रुपये रोज की हो गई है। तो इसको कहीं न कहीं मुझे उम्मीद है, मैं मानता हूं कि ये भाई कि कुछ कारण होंगे जिसकी वजह से हुआ है, लेकिन आज लोग जो है इस बजट में 23-24 में उम्मीद कर रहे हैं कहीं न कहीं ये जो मुद्दे हैं, और ये बड़े मतलब जो है मुद्दे हर एक गरीब आदमी के हैं, इस पे कहीं न कहीं सरकार जो है ध्यान देगी। और वाजपेयी जी, क्योंकि ये बात नारायण जी ने भी कहा और इम्तियाज जी ने भी कहा, किसान आत्महत्या कर रहे हैं। कहां आत्महत्या कर रहे हैं, क्या स्थिति है किसानों? क्योंकि ये सवाल मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं, आपकी सरकार गांव, गरीब, किसान, उसकी कल्याणकारी योजनाओं पर सबसे ज्यादा फोकस करती है, अपना संकल्प व्यक्त करती है, गरीब का कल्याण, भाजपा का संकल्प। क्या कहना है आपका इन 2 मुद्दों पर? इन 2 मुद्दों पर मेरा बिल्कुल स्पष्ट मत है। किसान कहीं भी, देश के किसी भाग में भी अगर आत्महत्या करता है तो ये दुखद है, लेकिन आत्महत्या की खबर छपती है अखबारों में, कारण नहीं छपते कभी अखबार में कि क्यों उसने आत्महत्या की। जरूरी नहीं है कि उसका आत्महत्या का कारण कोई आर्थिक कारण हो जी, जरूरी नहीं है कि उसकी आत्महत्या का कारण केवल उसके खेती से संबंधित हो, कोई अन्य कारण भी हो सकते हैं। लेकिन फिर भी इस सरकार ने किसान सम्मान निधि के से उसकी उपज का मूल्य घटाने के लिए एक व्यवस्था दी है 6,000 रुपए साल की। साथ ही साथ किसान को उसकी उपज का पूरा मूल्य मिले, इसकी व्यवस्था भी सरकार ने की। और भाजपा शासित राज्यों में तो ईमानदारी से खरीद हो रही है और किसान को उसकी उपज का पूरा मूल्य मिल रहा, लागत घटी है, मूल्य पूरा मिला है। और जो हमारा लक्ष्य है कि किसान को आय दुगुना करना, हम उसकी तरफ तेजी से बढ़े हैं। अब अगर कहीं कोई कठिनाई है तो मेरा इतना ही निवेदन है कि उस कठिनाई के कारण कहीं हमें जानकारी करनी चाहिए। केवल किसान ने आत्महत्या की तो किस कारण से की है, ये भी जनता के सामने आना चाहिए। अपने खेती के कारणों से और अपनी आय के कारण से आत्महत्या का प्रतिशत नाम मात्र का हो सकता है, लेकिन मैं इसको मानने को तैयार नहीं कि किसान केवल आर्थिक कारणों से आत्महत्या कर रहा है। जी, कि अगर मैं बात करूं कल्याणकारी योजनाओं की, सरकार ने किसानों के लिए भी योजनाएं शुरू की, गरीबों के लिए भी योजनाएं
तमाम शुरू की हैं। जाहिर सी बात है इन योजनाओं के लिए सरकार को भी पैसा चाहिए होता है। सरकार के खजाने में पैसा होगा तभी वो कल्याणकारी योजनाएं चला पाएगी गरीबों के लिए, किसानों के लिए। इस पहलू को आप कैसे देखते हैं? देखिए मनोज जी, सबसे पहले तो मैं लक्ष्मण जी ने जो सवाल उठाए हैं कि किसानों की जो आत्महत्या हो रही है उसके कारण क्या है करके, हमने कारण समेत लक्ष्मीकांत जी पार्लियामेंट को बताए हैं। और कारण प्रशासन सरकार खुद बताती है कि कितने केसेस जो है वो आपके लोन्स की रिकवरी की वजह से है, उसकी फसल बर्बाद हो गई है उसकी वजह से है, उसको पैसा टाइम के ऊपर नहीं मिल रहा है उसकी वजह से है। और आपका इशारा जिस तरफ जा रहा है कि किसान जो मर रहा है उसके अलग कारण है, तो मैं चाहूंगा कि विस्तृत से आप इस देश को बता दें कि किसान आखिर में क्यों मर रहा है। क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर सबसे ज्यादा किसानों की आत्महत्या हो रही है आपकी सरकार है। मैंने आंकड़ों के साथ बताया है कि सिर्फ औरंगाबाद के मराठवाड़ा जो रीजन है, महज इतने रीजन के अंदर 1 जनवरी से लेके 31 नवंबर तक तकरीबन 300 किसानों ने आत्महत्या की। और अगर आप ये कह रहे हैं कि उनके आत्महत्याओं का कारण कुछ और है, क्या वो एंटरटेनमेंट के लिए आत्महत्या कर रहे हैं, इसका आप विस्तृत से देश के किसानों को बता दीजिएगा आपका क्या कहना है करके। विकास कार्यों के बारे में जहां पर आपने बात की है, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की अर्बन डेवलपमेंट कमेटी का सदस्य हूं मनोज भाई, और अभी कुछ दिन पहले हमने बहुत सारे राज्यों का सफर किया। पिछले हफ्ते ही हमने मध्य प्रदेश और तेलंगाना का रिव्यू लिया, हैदराबाद के अंदर जाके पूरी कमेटी की मीटिंग थी वहां पे। प्रधानमंत्री ने एक स्कीम स्टार्ट की है, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। 10,000 रुपये वो ठेले वाले को दिए जाते हैं। मेरे हिसाब से इन्होंने इसकी पब्लिसिटी करने के लिए कई हजारों करोड़ रुपए तो सिर्फ अपनी फोटो होर्डिंग्स के ऊपर और अखबारों के अंदर लगाने के लिए लगाए हैं। 10,000 रुपये उस गरीब ठेले वाले को मिलते हैं ताकि वो सम्मान के साथ रोड के ऊपर बैठ के अपना कारोबार कर सके। आपको हैरानी होगी, ये अचानक ये जो बैंक्स को आप प्राइवेटाइज कर दे रहे हैं, ये जिम्मा पूरा जो है वो कहते हैं कि स्टेट बैंक ने करना चाहिए। एक्सिस बैंक कितने लोगों को पूरे तेलंगाना के अंदर कितने लोगों को लोन दी है 10-10 हजार रुपए के? मैं अगर कहूंगा तो इसका जवाब लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी देना चाह रहे हैं। जी वाजपेयी जी, मैं चाहूंगा आप ही जवाब दीजिए इसका। मैं इस संबंध में ये कहना चाहता हूं कि भारत सरकार की माननीय प्रधानमंत्री की जितनी योजनाएं हैं, खास तौर से तेलंगाना की चर्चा मैं करना चाहूंगा। मैं तेलंगाना में 3 दिन एक विधानसभा में प्रवास करके आया था। तेलंगाना की सरकार और जहां जहां गैर भाजपा शासित राज्य है उनकी सरकार, चाहे वो झारखंड की सरकार हो, उनमें भारत सरकार की योजनाओं को लागू करने में बड़ी लापरवाही की जा रही है। और अगर कर भी रहे हैं तो उसको तोड़ मरोड़ करके कर रहे हैं या अपने नाम से कर रहे हैं। मेरा ये कहना, किसी नाम से कर रहे हैं, भारत सरकार जिन योजनाओं का पैसा दे रही है उन योजनाओं का पैसा उस व्यक्ति तक पहुंचने दें, भ्रष्टाचार से मुक्त होकर पहुंचने दें, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। जहां तक इन्होंने स्ट्रीट वेंडर वाली बात की है, स्ट्रीट वेंडर को 10,000 रुपए ठेले पर काम करने के लिए मिल रहे हैं, और अगर वो ईमानदारी से उसका भुगतान करेगा तो उसको बराबर पैसा मिलता रहेगा। अब आखिर किसी योजना के लिए सरकार ने बनाया, अरे उससे तो अच्छी योजना की डायरेक्ट ट्रांसफर, बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम में भारत सरकार सीधे लाभार्थी के पास पैसा भेज रही है। आदरणीय राजीव गांधी जी ने अपने कार्यकाल में स्वीकार किया था कि 100 रुपए भेजते हैं, 15 रुपए नीचे पहुंचते हैं। आज अगर 100 रुपए भेज रहे हैं तो 100 के 100 रुपए लाभार्थी के हाथ में पहुंच रहे हैं। ये एक परिवर्तन के साथ सरकार काम कर रही है। दूसरी बात, जहां तक किसानों की बात कही है, मैंने ये नहीं कहा कि किसान के बारे में सोचना नहीं चाहिए। इसमें एक बात और, क्या इनकम एक कारण है किसान का आत्महत्या का? इनकम एक कारण है, एक ही कारण नहीं है जी। एक कारण हो सकता है, एक ही कारण नहीं है। लेकिन भारत सरकार ने फसल बीमा योजना लागू की। अगर किसान ने फसल बीमा करा लिया होता और राज्य सरकार को जो अपना अंश देना था वो दिया होता, क्योंकि गैर भाजपा शासित राज्य की सरकारें वो अपना अंश नहीं दे रही हैं, इस कारण किसान को बीमा की प्रतिपूर्ति नहीं हो रही है, या किसान बीमा नहीं करा रहा है, तो कम से कम किसान को भारत सरकार की इस योजना का लाभ उठाना चाहिए। नारायण जी, बस एक आखिरी सवाल मेरा आपसे। यूनिफॉर्म कैपिटल गेन टैक्स का जो मुद्दा है, ये भी काफी महत्वपूर्ण मुद्दा है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ऐसा है, कैपिटल गेन को जब से भी इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 45 है जो इसको डील करता है, समय समय पर काफी इसमें चेंजेस आती रही हैं। लेकिन ये कहीं ना कहीं जैसे इसको, इस मुद्दे को यूनिफॉर्म कैपिटल गेन सिस्टम आना चाहिए, क्योंकि अलग अलग एसेट्स के लिए अलग रेट बने हुए हैं, अलग अलग छूट बनी हुई है। लेकिन ये मुझे उम्मीद है कि इस बजट में इस इशू को भी माननीय वित्त मंत्री एड्रेस करना चाहेंगी। जी, मैं एक चीज और ऐड करना चाह रहा था
जी। इसमें जिस प्रकार से आज जो है अभी बेड लोन करके 12 लाख करोड़ रुपया जो है वो बेड डेट्स में डाल दिया। ये इस तरह के इश्यूज जो है देखने चाहिए। और किसान हत्या कर रहा है कि वो लोन नहीं रीपे कर पा रहा है। एक तरफ आप इतने लोन छोड़ देते हैं 12-12 लाख करोड़ रुपए, एक तरफ किसान मजबूर हो जाता है हत्या करने के लिए। ये भी कहीं न कहीं इश्यू को एड्रेस होना चाहिए। दूसरा क्या है, पिछले के कुछ सालों में देखा गया है, काफ़ी हमारे बिज़नेसमैन हिंदुस्तान छोड़ के पलायन कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं? क्या कारण है उसका पलायन करने का? ये कहीं न कहीं कहीं क्या भय है? ईडी का भय है क्या? सीबीआई का भय है क्या? इनकम टैक्स का भय है क्या? जी। ये इश्यू भी कहीं न कहीं एड्रेस होने जाहिर चाहिए। सी बात है, चुनावी साल है और हाँ। 24 में आम चुनाव भी है। कुछ राजनीतिक मुद्दे भी होते हैं, कुछ राजनीतिक सवाल भी होते हैं जो उठते हैं। लेकिन आम जनता की अगर मैं बात करूं तो सवाल, क्या पेट्रोल डीजल को जीएसटी में लाया जाएगा? क्या रक्षा बजट जीडीपी का 3% होगा? क्या शिक्षा का बजट 6% के आसपास किया जाएगा? क्या होम लोन पर और छूट मिलेगी? ये ऐसे मुद्दे हैं जिन पे भी चर्चा होनी चाहिए। बहरहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। India conducted its first nuclear detonation, described as a peaceful nuclear explosion. At 5 past 8 a.m. on 18th May 1974, the test took place at the Army Base Pokhran Test Range in Rajasthan. The device was created and designed by Dr. P.K. Iyengar, had 1.2 meter of sphericity, and it weighed about 1400 kg. It is believed that the actual yield was around 8 to 12 kiloton of TNT. The device was emplaced in a vertical shaft and detonated at a depth of 107 meters. The test produced a crater between a radius between 47 to 75 meters and a depth of about 10 meters. Looking at the legacy, it was during the fourth five-year plan that the work on a nuclear fission device was authorized by the then Prime Minister Indira Gandhi. The date was September 7th, 1972. It took a nearly 2-year preparation for India to conduct its first nuclear test. A small team of about 75 scientists and engineers at the Bhabha Atomic Research Center began the process of designing and developing an atomic bomb. The plutonium for the device was extracted from the Cyrus Research Reactor, a 40 megawatt reactor supplied by Canada that began operating in 1960. The device's design was similar to the implosion design used on the Fat Man bomb, but the Indian design was simpler and less sophisticated than the American system. The underground test is often referred to as Smiling Buddha and was not a deliverable weapon. The name was chosen because the test was conducted on Buddha Purnima that year. The Buddha has finally smiled, was the message conveyed by the project head Dr. Raja Ramanna, the director of BARC, to the Prime Minister Indira Gandhi. Indian scientists like Dr. Basanti Tulal Nag Chaudhary and Dr. Nagpattinam Sambasiv Venkatesan played a key part in completing the operation. The Indian government referred to the test as a peaceful nuclear explosion geared towards exploring such things as enhanced mining techniques, the stimulation of oil reservoirs to increase both the production rate and the ultimate recovery of oil, and to conduct other feats of large-scale underground nuclear engineering. It was the first confirmed nuclear test by a nation that was not a permanent member of United Nations Security Council. The highlight of the test was that India had managed
to avoid detection by the United States and other intelligence agencies. In response to the test, the US and other industrialized nations imposed certain tough sanctions on India after the tests, claiming that these tests can lead to nuclear proliferation. Unruffled, India continued its journey, committed to harness the nuclear energy for peaceful purposes and securing its future. लाला हरदयाल के साथ जुड़े सोहनलाल ने बर्मा, मलेशिया, जापान और सिंगापुर में तैनात ब्रिटिश सेना के भारतीय सैनिकों के बीच स्वतंत्रता की अलख जगाने की पहल की। वो भारतीय सैनिकों से कहते थे, जान ही देनी है तो अपने देश के लिए दो, जिन्होंने हमें गुलाम बनाया है, जो हमारे देश के नागरिकों पर अत्याचार कर रहे हैं, उनके लिए प्राण क्यों देते हो? आंदोलन ने गति पकड़ी। 1915 में सिंगापुर में भारतीय सैनिकों द्वारा किए गए विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों ने क्रूरता की हदें पार कर दी। इसके बावजूद सोहनलाल पाठक डटे रहे। 1915 की ये क्रांति कुछ समय बाद थम गई, जिसके बाद सोहनलाल पाठक क्रांति की अलख जगाने बर्मा चले गए। अंग्रेजी तंत्र उनकी तलाश में था। सोहनलाल पाठक कई भाषाओं के जानकार और वेश बदलने में माहिर थे। एक मुखबिर की वजह से अगस्त 1915 में बर्मा में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। वो जब तक जेल में रहे, जेल के नियमों के भी खिलाफ रहे। उनका तर्क था कि जब अंग्रेज नियमों को नहीं मानते तो उनके द्वारा बनाए गए नियमों का बंधन कैसा? बर्मा के गवर्नर जनरल ने जेल में उनसे कहा था, अगर तुम क्षमा मांग लो तो फांसी रद्द की जा सकती है, जिसका जवाब सोहनलाल ने निडरता के साथ दिया। उन्होंने कहा कि अपराधी अंग्रेज हैं, क्षमा उन्हें मांगनी चाहिए। देश हमारा है, हम उसे आजाद कराना चाहते हैं, इसमें अपराध क्या है? नतीजा, अंग्रेजी अदालत ने उन्हें मौत की सजा सुनाई। 10 फरवरी 1916 को अमर क्रांतिकारी सोहनलाल पाठक ने हंसते हंसते फांसी के फंदे को गले से लगा लिया। What is primary deficit? The revenue expenditure includes interest payments on government's earlier borrowings. The primary deficit is the difference between fiscal deficit interest payments. A shrinking primary deficit will indicate progress towards fiscal health. Namaskar. This is Hema Malini. India became free 75 years ago. We all know we have fundamental rights. Do you know we also have fundamental duties? The duties towards our nation to uphold and protect the sovereignty, unity, and integrity of India. Jai Hind. मसले जो जुड़े हैं आपसे, कराएंगे रूबरू हर पहलू से, करेंगे गहराई से पड़ताल, लेंगे विशेषज्ञों की राय, क्योंकि ये है मुद्दा आपका, सिर्फ संसद टीवी पर।
नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज स्थगन प्रस्ताव लोकसभा में किसी सार्वजनिक महत्व यानी कि जनता से जुड़ा मुद्दा जिसका समाधान देश की संसद ही कर सकती है। समय रहते अगर ऐसे मामलों की तरफ संसद का ध्यान नहीं गया तो उसके गंभीर परिणाम भी हो सकते हैं। विपक्ष स्थगन प्रस्ताव के जरिए सरकार से उस समय उठाए गए महत्वपूर्ण मुद्दे पर सरकार का पक्ष जानना चाहता है। स्थगन प्रस्ताव को लोकसभा में ही लाया जाता है। स्थगन प्रस्ताव सदन की सामान्य कार्यवाही को बाधित कर सकता है। यह प्रस्ताव तभी सदन में लोकसभा अध्यक्ष स्वीकार कर सकते हैं जब 50 सदस्य इसके समर्थन में हों। स्थगन प्रस्ताव के तहत किसी ऐसे मसलों पर चर्चा नहीं की जा सकती है जो कि सदन में पहले से चला आ रहा हो। सदन में स्थगन प्रस्ताव के तहत चर्चा करने के लिए किसी विषय को स्वीकार करने या अस्वीकार करने का पूरा अधिकार सदन के पीठासीन अधिकारी के पास होता है। अगर वह पीठासीन अधिकारी किसी मामले को अस्वीकृत करते हैं तो वह उसका कारण बताने के लिए बाध्य नहीं होते हैं। स्थगन प्रस्ताव को अगर मंजूरी दी जाती है तो सभी मामलों को रोककर इस पर चर्चा होती है। संसदीय परंपरा के मुताबिक राष्ट्रपति के अभिभाषण के दिन स्थगन प्रस्ताव को नहीं लाया जा सकता है। राज्य सरकार के अधिकार में आने वाले मामलों पर संसद में स्थगन प्रस्ताव को स्वीकृति नहीं मिलती है। स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा शुरू होने के बाद सदन के लिए बिना किसी रुकावट के उस प्रस्ताव के निष्कर्ष तक पहुंचना जरूरी होता है। स्थगन प्रस्ताव में संसद की कार्यवाही को स्थगित करने की शक्ति होती है। नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर। 75 वर्ष हो गए हैं हमको आजाद हुए, हमारे देश को आजाद हुए। सबको पता है अपने मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, परंतु क्या हमें पता है अपने मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज? है मेरे दोस्तों, भारतीय संस्कृति के गौरवशाली परंपराओं के महत्व को अगर हम सब समझें और उसका संवर्धन और पोषण करें तो आज ही अपने मौलिक कर्तव्यों का निर्वहन करना प्रारंभ करें। नमस्कार। What does India want from the union budget? How will it respond to sectoral expectations? What are the options for the finance minister? Watch Budget. Roadmap for Growth. Only on Sansad TV. Hello and welcome viewers. You're watching this special presentation of Sansad TV on fundamental rights.
The Constitution lays down the basic structure of a nation's polity. It is built on the foundations of certain fundamental values. The vision of our founding fathers and the aims and objectives which they wanted to achieve through the Constitution are contained in the preamble, the fundamental rights, and the directive principles. These three may be described as the soul of the Constitution and the testament of the founding fathers to the succeeding generations, together with the later part on fundamental duties. Constitutional guarantees for the human rights of our people were one of the persistent demands of our leaders throughout the freedom struggle. The framers of our Constitution sought to unite our very vast country with great diversity of languages and creeds within a common bond of constitutional justice based on the ideals of liberty, equality, fraternity, and justice. The framers of our Constitution showed an uncompromising respect for human dignity, an unquestioning commitment to equality and non-discrimination, and an abiding concern for the poor and the weak. The scheme of the Constitution to realize the socio-economic agenda comprises both the justiciable, fundamental rights, as well as the non-justiciable, directive principles. Rights are defined as the claims of an individual that are essential for the development of his or her own self and that are recognized by the society or the state. These are legal, social, or ethical principles of freedom. So over to you, Mr. Nageshwar, please. No, you can. Good afternoon, everybody. Can you hear me well? So we just spent 1 month of 2023, so you still have 11 more months to go. So I wish you all a very happy and healthy rest of 2023. This morning, we had the International Monetary Fund release its World Economic Outlook update. And they maintained India's GDP forecast or estimate for current financial year at 6.8, next financial year at 6.1, and importantly, for 24-25, they kept India's real GDP growth forecast at 6.8%. So they show an acceleration of India's GDP after a slight dip, which they estimate for the next financial year. In fact, the presentation today is going to focus on this aspect, that India's GDP growth is poised to do better in the remainder of this decade, and that is the focus of this economic survey itself. Okay. Not moving. Mm-hmm. Oh, देखिए सर. It's frozen. Okay.
सर हो गया, यहाँ से भी हो जाएगा सर। उनकी प्रेस वार्ता। Okay. We basically let you admire the cover slide for a bit longer than it needed to be. So, what are the key messages, as I mentioned in the initial remarks? Why is the economic growth going to perform better this decade, remainder of the decade? And what the reforms of the last 8 years have done to make sure that happens? And beyond 2030, what will be India's medium-term growth magnets? And finally, as we look ahead to 2047, what else and what more we could do to realize India's full potential in the Amrit Kal? And if you look at the, is it moving properly on the screens? Okay, thank you. The survey looks ahead to the medium term because the pandemic response and recovery phase is over. In fact, chapter 1, the title itself says, State of the Economy, Recovery Complete. And therefore, after a long time, we have banking, non-banking and corporate sectors with healthy balance sheets, and they are ready to borrow and lend and invest. So we don't have to speak about pandemic recovery anymore. We have to look ahead to the next phase of India's economic growth process. So why is economic growth going to be better this decade? In order to look ahead to the future, we always have to first look back at the rear view mirror. Let's rewind the tape a little bit. What happened in the first decade of the millennium was a lot of optimism about BRICS economies. By 2002, balance sheets were lean and mean. Companies were willing to borrow, invest, banks were willing to lend. So leverage ratio in the corporate sector and in the overall non-financial private sector rose very sharply in the first decade. And it got to the point where the credit to GDP ratio in actual terms was much higher than the trend in the first decade of the millennium. That is what you see. The middle hump is basically actual credit GDP ratio was well above trend, and it persisted for a long time. And because it was quite well above trend and also lasted longer, naturally, it led to a period of excess borrowing and excess lending. And the second decade was a payback time. So India went through a classic financial cycle, credit boom and credit bust. And this is not something new for the world. Every time you go through a financial boom and bust, it does leave its impact on economic growth. And that is what happened to us, especially in the second half of last decade. And you can see this here. Look at this chart. From 1980 to 2000, the bank credit to GDP ratio was roughly around between 25 and 30%. And then it jumped from 25 to 55, 60%, and spent the second decade of this millennium hovering in that range. This is the digestion process. So there was massive expansion. Remember, this is a ratio. GDP went up, but the bank credit expanded even more than GDP growth, and naturally, such a big spike within a space of 10 years, what we could not achieve in the previous 20 years, naturally had to lead to some kind of a credit indigestion problem, which had to be adjusted in the second decade. And now that process of indigestion that has been sorted out and the balance sheets are repaired now, and banks' non-performing ratio, whether it is scheduled commercial banks in general or public sector banks, they are lower now. And you can see that also banks have done so partly through recapitalization, raising fresh equity, and also through higher provisioning. So bank balance sheets are repaired, and that is why you see that in the credit growth picking up. You look at credit growth across sectors, agriculture, industry, services and personal sector, housing loans and car loans, etc. The growth rate is now sustainably above double digits. And this is a sign that this is what we were missing towards the second half of last decade because of balance sheet issues. So quickly summarize exactly what happened was 2005 to 12, credit boom that led to balance sheet stress later, phase of a higher non-performing assets due to past forbearance. And then by the time we could repair, just want to leave one statistic with you. The non-financial private sector leverage ratio, debt to GDP, went up by 40 percentage points in the first decade, from 2000 to 2010.
And from 2010 to 2018, it came down by 30 percentage points. And by 2018, that was kind of done. It had bottomed out. But before we could start expecting corporates to borrow and banks to lend, came the collapse of IL&FS and some housing finance companies. And by the time we got a grip on that problem, came the pandemic. That lasted 2 years. And then 2022, we had the commodity price shock and synchronized monetary policy tightening after a very long time in the developed world. So it's a case of balance sheet stress followed by successive one-off exogenous or external shocks that have basically prevented the impact of economic reforms pursued by the government on economic growth. We would have seen the results already, but for these successive one-off shocks on the back of a fairly large credit boom that turned into a bust. The reforms of the last 8 years, which I just now mentioned to you, basically spans multiple dimensions. It is not purely about economic reforms for higher growth. It is also about inclusive growth, financial inclusion, banking cleanup, the creation of the digital public infrastructure, which I think I'm going to talk about a bit later as well, and contribution to healthy India, ease of living, and continuing on to the next slide, physical infrastructure creation, facilitating investments, transparent taxes and tax administration, ease of doing business, and farmers' welfare. So broadly speaking, about 10 areas we have covered here. These reforms were happening even as the banking cleanup was going on. And this episode between 2014 and 2022 has a lot of parallel to what happened between 98 and 2002 as well. Then, as now, the banking system was coming out of an NPA crisis, and there were sanctions on India after the nuclear device was tested in Pokhran in 98, and deleveraging was getting on in the banking and corporate sector. There were 2 successive droughts. The technology boom ended, internet boom ended in 1999-2000. And the US recession followed, 9/11 happened. But amidst all these shocks, interest rates were deregulated, privatization was pursued vigorously, and the first foundations of the insolvency and bankruptcy regime was laid with the asset recovery mechanisms. The FRBM Act was introduced, and today's digital infrastructure, which we talk about, the foundation for that was laid with telecom reforms in that era. But obviously, there is a lagged effect for these reforms to show through in the data because underlying conditions had to turn favorable. We talk of public digital infrastructure. Okay. I think it's not enough if I just look at the screen, right? Yes. I'm reminded of what economist Joan Robinson said in the 1960s about India. Whatever you say about India, the opposite is equally true. That's what she said. And so anyway, the parallels to the 1998-2002 period, to this period is that even as a crisis was being addressed, economic reforms were pursued, and when underlying conditions turned favorable, the lagged effect of reforms showed through.
That's exactly what is reflected, for example, in the IMF forecast, and that is what we expect in the medium term as well. The lagged effect of the reforms will show through because in the last several years, the full effect of the reforms could not be felt in the data because of successive one-off shocks. And that's why we talk about the medium-term growth magnets for the economy. The entire philosophy of economic management revolves around making it easier for people to pursue their economic activities in individual lives or for businesses, and ultimately leading to efficient resource allocation and, more importantly, enhancing the potential of the economy to grow at a higher rate. And that includes, obviously, it is an indicative list and not a complete list: agricultural growth, a trust-based governance model, public goods for inclusive growth, both infrastructure, digital and physical, and many other things which will come under that, involving the private sector, and more importantly, managing the energy transition, reducing our dependence, and also addressing climate change issues as well. It is not about the government doing things for the people, but also involving people in the process. Everybody is a participant in the development process. That is why it is Sabka Saath, Sabka Vikas. So it is not just a government being an enabler, but government being a partner to economic growth. First, we deal with one of the pillars, agricultural growth. Thanks to many of the initiatives which you see around this slide, what you see is that the share of private sector investment or capital formation in agriculture has reached a level which is higher in the last 12 years. Since 2013-14, 9.3% of overall gross capital formation is contributed by the private sector in agricultural sector. And it has been facilitated by the creation of the Agricultural Infrastructure Fund, a national agriculture market which has linked farmers with direct buyers, FPOs which take into account organic farming options as well, and more importantly for the farmer, income support as well as risk management through crop insurance. All of these things have paved the way for greater participation of the private sector in capital formation in the agricultural sector. This sector is no longer about being a primary sector. It also has tremendous export potential, as we have been observing lately in our merchandise goods data for the last several years. What about the trust-based governance model, the second pillar of the development and growth strategy? The Insolvency Bankruptcy Code restores trust between the borrower and the lender. The borrower has an exit option and so does the lender. And that is the key to this. And the important thing is, more than 7 lakh cases, even before they come into the IBC process, have actually gotten resolved before they enter the process. And that is the most important thing, which doesn't get captured in the data. The usefulness of IBC is in ensuring borrower payment culture even before they enter into a resolution process. Ease of doing business, one illustrative example is the Real Estate Development Regulation Act, which has ensured trust between developers and buyers, making them more transparent and check-based transactions rather than relying on black money. Effective governance is about making sure that the public don't feel threatened by legislations and rules and regulations, and every time they commit a mistake innocuously, it need not be deemed a criminal offense. So decriminalization of many provisions of Companies Act and several other economic offenses restores trust between the governing and the governed as well. And in terms of the trust with respect to public accounts and public money, there are many dimensions. It is not just about the quality of expenditure that has gone up in recent years. Of course, capital expenditure in government budget has gone up from 12% to 19% in the last 5 years, and revenue expenditure share has gone down. However, it is not just about the quality of expenditure improvement. The way the government has become more transparent with respect to the budget deficit numbers, the prudential assumptions being made for budget deficit calculations, etc., expenditure management, making sure that public procurement is transparent and enables everyone to compete and have a fair shot at becoming a supplier to the government. All these things are part of fiscal and public expenditure management.
Now, moving on to the more macro dimension of it, if you look at the last 16 years, there is much talk about today of India's high deficit debt to GDP ratio. You can see that among the countries that saw very little increase in the public debt to GDP ratio, India is one of them. India, Germany, and Indonesia in the last 16 years. In fact, you will see in the survey in chapter 3, we have done an exercise, a counterfactual exercise. In 2019-20, 2021 and 21-22, instead of the actual nominal GDP growth rates which we experienced, if only the economy had continued to grow at a rate of 10% nominal terms, the fiscal deficit and debt ratios would be a lot lower than where they are today. The point is, because of India's growth dynamics and the cost of capital being lower than the nominal GDP growth, there is enough scope for the fiscal parameters to improve in the coming years once we achieve sustained and steady growth as we expect. And that you will see in chapter 3 on the fiscal side. Creating public goods for inclusive growth, that is the third pillar. And it is not only about physical infrastructure, although it is an important part of it, in terms of the amount of kilometers of highways completed, electricity installed capacity. This is RBI showing that in 2011, if you put them as an index value of 100, where they stand today in 2020, excepting the case of railway track, which because much of it was laid already, and therefore even a 14% improvement in 9 years in terms of 8,000 kilometers added is a very big number. But in every other case, national highways or cargo handling capacity, the growth rate is 80% or doubled in the last 10 years or so. And on the softer policy side, apart from physical milestones, you have public-private partnerships, the national infrastructure pipeline, the national monetization pipeline, which will improve economic efficiency, as I mentioned earlier, and the PM Gati Shakti, which is still in its early years. The underlying purpose of it is to make sure that public investment projects get completed without cost and time overruns, and there is synergy between various departments such a way that sequencing happens naturally and logically, and therefore delays are minimized. So PM Gati Shakti is about reducing information asymmetries and making sure that government projects are executed on time and within cost estimates. The national logistics policy is an important cog in the wheel. Our export competitiveness is hampered by the fact that logistics costs constitute 14 to 15%. The goal is to halve it and bring it down to international levels. And this national logistics policy will play a very important part in that. The public digital infrastructure, about which now there is a lot of justified optimism on India, not only in the country, but outside as well. The initial phase of reforms started with the identity and then the Jan Dhan Yojana, financial inclusion, Aadhaar and mobile. And then it moved on to unified payment interface, which allows even payment as small as 2 rupees through a barcode, common service centers for IT-enabled services, PM Disha, digital DigiLocker, BharatNet, and services at a click. Now, they have set the stage for new age reforms, which is now going to make sure that hitherto neglected segments of society, low-income households and micro businesses, get a fair shot at accessing national and international markets and getting funded by financial institutions. These digital developments allow all of them to leave their digital footprint, which creates a credit history for them so that they are able to access finance as well as access markets. And that is the potential of digital infrastructure. Even though it's almost 5-6 years old since the beginning, formal study of how much digital infrastructure contributes to growth is yet to be undertaken. But it is my belief that India's improved balance sheets and the digital infrastructure together will add anywhere between 60 to 100 basis points to India's potential GDP growth, which is what we were missing
in the course of the second decade. This is an elevation and enhancement in India's potential GDP growth because the baseline is assumed to be around 6% by many international organizations. But what is important is we have a financial cycle that was disrupted in the second decade. That is coming back. And we have the new development public digital infrastructure that is adding another 30 to 50 basis points. So together, these two developments add about 50 to 100 basis points to the trend growth, which many organizations peg for India at 6%. And that is why my optimism is that in the coming decade, rest of the decade, the potential GDP growth, without taking into account export potential, because the global economy is still rife with uncertainty, the growth rate could be around 6.5% to 7% rather than between 6 and 6.5%. Ultimately, economic growth is only a means to an end. And what is that end? The end is prosperous and dignified living for citizens. And therefore, basically, the chapter on the social sector, in a departure from the previous economic surveys, we have actually brought it to the front of the economic survey. After the initial state of the economy, medium-term outlook, fiscal and monetary affairs, inflation, the sixth chapter in the survey is on social sector, and perhaps it is the longest and the biggest chapter in the entire economic survey this year. And there is a reason for it, both in terms of its placement and its size, because the interventions made by the government have been substantial, and it is to make sure that no one is left behind. This is about inclusive growth. And as you can see here, and the survey, not only the full document, but the highlights also capture the elements of this with outcomes as well, ranging from electricity, healthcare, food security, affordable housing, drinking water and sanitation, all the way to cooking fuel, all-weather roads and skill development. Outlays have become outcomes, and they are covered in detail in the social chapter. More specifically, in terms of outcomes, you can see here, general government spending, both union and state governments put together. Education spending has gone up from 5.3 lakh crores to 7.6 lakh crores. And health almost more than doubled in the last 3 years. And other than health and education, we have gone up from 4.86 lakh crores to 8.3 lakh crores approximately. The outcomes are seen on the right side. Primary school dropout rate has come down from around 4.7% down to 1.5. The pupil to teacher ratio has improved from 34 to 26, and there are going to be 14,500 PM Shri schools to be established in the next 4 or 5 years. And while we are seeing the pupil to teacher ratio improvement happens, it is a matter of time before they also show up with respect to the cognitive and non-cognitive skill proficiencies of our students in the primary and middle school. Health and education are two important pillars of any family's life. So the gamut of health initiatives, starting from the National Health Policy on your bottom left, continuing all the way in 2022 up to Pradhan Mantri TB Mukt Bharat Abhiyan to end TB by 2025, National Tele-Mental Health Program. Of course, it will be a travesty if I leave out the successful COVID vaccination program. You only have to look at several other countries to understand how important a role this has played in ensuring a quick turnaround of the economy and restoration of normalcy in our own daily activities. 2.2 billion doses and still counting. And that is a success of the not only the vaccination planning and execution, but also its role in economic recovery process. Again, it is not enough just to speak about the policies, but also important to mention the outcomes. Maternal mortality ratio has come down in the last 7 years, 167 to 97. Child mortality ratio has dropped from 45 to 32. And under 5 mortality ratio has dropped from 39 to 28. Because of these, and because of government's health insurance programs, a family that used to spend nearly 2/3 of health expenditure on its own is now spending only 48%. And stunting under 5 children is down by about 3 percentage points, and institutional delivery births have gone up from 79% to 89% in the country.
which is a good sign, which means it will naturally have an important role in reducing both infant and under 5 mortality, as well as more and more institutional births happen. What about the private sector participation? Well, the tax cuts of 2019 played a big role in ensuring that the private sector was able to repair its balance sheets quickly and consider investing, about which I will show the evidence later. And this also has paved the way for production-linked incentive scheme to be implemented. This scheme is a very important strategic decision. If you look at the history of East Asia, there was active industrial policy that played a big role in them joining the first world within a space of a single generation. An industrial policy that does not so much as reward winners but punish the laggards is what East Asia did. And today, India sees an opening in the global supply chain. Countries are willing to diversify, not only because of pandemic, but also because of political reasons. Just-in-time inventory management has given way to just-in-case inventory management, and it is about friend-shoring, etc. And therefore, India sees an opportunity. There was a talk of India having prematurely deindustrialized. I would say that India simply had not industrialized enough. There was never a premature deindustrialization. Infrastructure was missing, and manufacturing at scale was missing. These two missing gaps have been now plugged with the creation of physical and digital infrastructure and the PLI policy, which basically ensures that India is able to create global scale in local manufacturing for export markets. And the important thing to remember is PLI is a portfolio approach, and there is no payment in anticipation of performance. Payment of incentives happens after the units perform and deliver excess production over and above their benchmark. If they don't produce, they don't get the incentive. So it is a payment against performance and not payment in anticipation of performance. National monetization pipeline is going to unlock the productivity of public assets through leasing or outright sale. And this investment you saw in the privatization of Air India. And it is clear that the government also articulated its policy towards public sector enterprises, hoping to retain its presence only in core sectors and exiting non-core sectors. Foreign investment licensing norms have been liberalized. There is automatic route for more sectors now, 100% automatic FDI, and there is a single window facilitation portal. The outcome of which is seen in the actual gross FDI inflows. The blue line shows you. As a percentage of GDP as well, it has gone up from 2.2% to 2.6% of GDP. And ultimately, the various investments, whether it is domestic or foreign, have to translate into employment. Urban unemployment ratio has come down during the pandemic peak of around 20% down to 7%. And the worker population ratio has picked up from a low of around 35% back to around 45%. EPFO payroll data, which tracks new workers joining the scheme with salaries of 15,000 or below, in 22-23, their levels are running well above the previous 3 years. And in terms of the facilitation of employment, the eShram portal provides a bridge between employers and informal workers. And the National Career Service has registered 2.8 crore job seekers and 6.8 lakh employers as well. So what is going to happen is that as the private sector investment begins to kick in, and as the construction sector comes back to life with rural migrants getting back to their urban employment opportunities, the employment scenario will pick up as it did in the first decade as well. In the first decade, the capital expenditure resulted in employment generation, and that is a phase that India is looking ahead to in the coming years as well. Micro and small businesses, we all know that India has a preponderance of micro businesses, but the recent changes in changing the threshold and also adding a new criteria, turnover apart from investment,
and more importantly, the provision of emergency credit line guarantee scheme during the pandemic have enabled that this sector remains in good health. And the evidence of it is what we see. GST paid by micro, small, and medium enterprises didn't really flag or slacken in the pandemic year. They kept up. If anything, they registered gradual increases from 18-19 all the way to 21-22 as well. Energy transition. This is both a matter of security, energy security, as well as ensuring that India deals with climate change. India is well ahead of its target for renewable energy mix in the overall energy mix balance. And we have 8 missions now addressing climate concerns. We updated our nationally defined contributions in COP27, and there is a national green hydrogen mission launched. And the sovereign green bond, the first tranche of $1 billion was just auctioned. We got a better yield. They were able to sell the green bond at a 6 basis point lower than the conventional sovereign borrowing cost. And there will be one more coming in the current financial year. All these issues are covered, apart from the global dynamics of climate change, etc., in the chapter on climate and environment. Of course, for most of you, while the medium-term picture is important, for some of you, obviously, what is interesting and what is exciting from the point of view of near-term attention is what is the growth rate that the survey projects for the next financial year. So we are now, after having discussed the medium-term prospects, which are now looking good because cleaned up balance sheets and reforms are going to have a lagged payback. Where we are today is that the numbers which we have up to the end of second quarter in September, July to September, the momentum is continuing in the economy. If you look at the industrial production, consumer durables, infrastructure and construction goods and manufacturing, they are running at a rate better than they were in the previous 2 years. And the middle portion is very important. 10 out of 10 sectors in the private listed company space, all these sectors, investments undertaken by companies in the first half of 22-23 is higher than what it was in the first half of FY 21-22. On the right side, what you see is a proxy for contact-based services, leisure, tourism, hospitality, domestic and foreign travel. All of them we are trying to proxy with this one number, showing that by and large, air passenger and cargo traffic are now running at more than 90% of the pre-pandemic levels. And as I mentioned earlier, credit growth is picking up across different sectors, MSMEs, large industry, services, and non-food credit. All of them are growing at more than double-digit rates. And even NBFCs, as you can see on the right side, their credit disbursal is also rising. And in general, credit to MSMEs is now on an average has grown at around 30% since January 2022. And not only the banking system, but also the non-banking financial corporations, their non-performing assets are lower than they were 15 months ago or 18 months ago. Therefore, the survey projects the economic growth rate to be 6.5% for the next financial year. And the range we have projected for the outcomes is between 6 and 6.8%. Baseline is 6.5. The range is 6 to 6.8. Some of you might think the range is asymmetric in nature, and it is deliberate. Because we do understand that the global political and economic environment remains still rife with uncertainty. We have many known unknowns as well as unknown unknowns. And we also do not know how the speed with which global economy recovers will lead to the kind of inflation pressures that we saw last year. China reopened fairly rapidly. And as of now, the United States economy looks set to avoid a full-fledged formal recession. And therefore, this January already we have seen crude oil prices and industrial metal prices higher than they were at the end of December. From the Indian standpoint, a moderate to somewhat significant global economic slowdown will be on balance a better outcome because it would lead to lower commodity prices and
and the cessation of interest rate tightening in the developed world, weaker dollar, etc. Therefore, in order to make sure that we fully accommodate the downside risks, the band has been kept at 6 to 6.8 and the baseline number at 6.5%. This number is very much in line with what international organizations have predicted, including what the IMF said this morning. So therefore, ladies and gentlemen, we have basically come to the end of the presentation. And in this last slide, as I mentioned at the very beginning, what more can be done to ensure that the potential GDP growth does not stop at 6.5 to 7%, but goes beyond that, even if global growth and export prospects remain somewhat moderate. India has the potential to enhance its GDP growth by attending to many of the domestic challenges in itself, including starting with administrative reforms and enforcement of contracts, leading to what I always say, divesting from life insurance corporation is one thing, but divesting from license, inspection, and compliance, that is more important. So that has to happen at the level of union government, state governments, and local governments. And finally, our aspiration to become a global manufacturing powerhouse will not be served unless we are able to ensure affordable, reliable, and economically viable power supply throughout the country. And we have to make sure that we reduce the dependence on fossil fuels and ensure availability of rare earths and critical minerals to make the switch to renewable energy. And no country that is developed today has managed to reach this far without having a viable Mittelstand, the small medium enterprise sector. So we have to continue to pursue what we have been doing in the last several years, ensuring that the MSME sector becomes more and more formalized. The skilling and education envisaged under the new education policy has to be pursued, because 21st century challenges are going to be different from the previous century. Old age care, elder care, mental health, living with the green economy, all these things are not something that our education system was prepared for earlier. Therefore, that has to be addressed as well. And we have to make sure that women are able to contribute as much to economic productivity and activity as they are capable of. And today's Republic Day, this year's presentation focused very much on Nari Shakti as well. And even in the economic space, we have to make sure that whatever is feasible legislatively and in terms of law and order, physical security, work from home, and childcare, or whatever governments need to do, they have to do to be able to let our women make the choice for themselves between working and addressing their family priorities as well. And they shouldn't be in a position to having to choose between the two. They should be able to perform both those activities if they desire to do so. And that is what will enhance economic growth as well. So overall, if we are able to address these pending issues as well, our future up to the centenary of India's independence and beyond will be brighter than what it has ever been. So this year's economic survey comes to you in 3 volumes: the main document, the statistical appendix, and more importantly, an economic survey highlights giving some of the statistical information. And many of the charts and the tables which are there will be uploaded as Excel files as well for you to download and look at the data yourself and make use of them. So I hope this presentation has given you a glimpse of what the survey contains and has whetted your appetite to dive deeper into the parent documents. Thank you for your patient listening. Thank you. Yeah, Sunil. Yes, 255. First of all, many congratulations on the presentation. Just one, your predecessor in the last presentation had said very categorically about oil prices and had factored in the last time round. The economic survey, when Mr. Sanyal had presented, had talked about the oil prices and what is the projection in terms of growth rate. Today you have given a 6.8 to 6. Where do you see the oil prices and how much will that be a factor in the overall situation?
No, it is difficult for us to give a prediction for the oil price. RBI takes a number that is below $100 per barrel, and we can live with that number and be able to achieve the growth rates that we have projected in the survey. So therefore, at this point, it will be difficult for me to come up with a precise number because the uncertainties with respect to the oil market are tremendous. You can only talk about it. As long as they stay at a number that is less than $100 per barrel, I think the real GDP growth projections will remain undisturbed. The inflation projections that the Reserve Bank of India has made is that it will come to lower than the 5% range in the course of the next financial year. But there again, I would submit, in fact, my advisor, Mr. Saikat Sarkar, has written an article which will probably appear tomorrow. There again, I think the baseline we expect, if the global economy slows down as IMF and many people project, then commodity prices should retreat because on the back of the monetary tightening that has happened in 2022. In that case, in fact, if you notice, many of the analysts in the Indian financial community are expecting a much lower wholesale price index inflation, etc., in the course of next financial year. So the baseline assumption is that inflation should not be as big a problem as it was in 2022, but we would concede that the uncertainty still remains high. Do you want to add anything, Saikat? Please. Actually, we have seen the consumer price index, combined, come down, for the last 3-4 months consistently. And it is below the RBI tolerance limit of 6%. And we hope that it will come down further because some of the commodities, the prices of some of the commodities are coming down, right? Another thing is the wholesale price index. It has come down below 5%. That is it has come down to 4.95% in December. And wholesale price index, because it is related to input costs, and so that has a lagged effect on the consumer price index also. So we are also hopeful that this pass-through will happen and it will have a positive effect. Positive means negative effect on the prices, consumer prices. That is, inflation will ease further. Retail inflation. Hello, sir. I'm Shubham Mitra from Reuters News. So one of the global headwinds that you also mentioned is about US Federal Reserve increasing interest rates. The expectation for their terminal rates about over 5% by June. What kind of impact do you see of that on India's cost of capital in 2023? It should have only a limited impact because ultimately domestic borrowing costs are determined by our monetary policy stance as well as domestic inflation rates. It will have an impact on external borrowing costs if the Federal Reserve keeps rising interest rates. I don't see it having a bigger impact on domestic borrowing costs. 124. Good afternoon, sir. Sapna here from CNBC TV 18. A very rich survey in terms of observations and forecasts. So quickly coming to your outlook for FY24. So you've given a range. You have also mentioned the real number at 6.5 and nominal GDP by 11%. So can we expect the coming budget, not trying to outguess the budget, but just trying to understand, is this how the numbers will be based on? Will the 11% nominal GDP, is that the baseline that we are going to stick to, number one? Second, sir, any observations, any assessment on the fiscal roadmap, given the way expenditure has been, and we have had a lot of challenges so far in the last 3 years. And so last but not the least, sir, there is a general consensus inflation will trend down, but you have also highlighted that as, entrenched inflation as one of the likely risks for FY24. There are 3 questions here. The second question on the fiscal roadmap, you have another 17 or 18 odd hours to wait. You'll get your answers. So I'm not going to front run the budget. And as far as inflation is concerned, I think we did answer in response to an earlier question that by and large, we
expect inflation to be well behaved for 23-24, but there are upside risks. I didn't quite understand your question on the GDP part. The 17-hour question. The 17 hours thing can. It did remark that. I'll just reiterate what CS said. We have to wait for the budget for this year. Yeah, okay. You said baseline 11%, so it could be higher. Just trying to figure out whether this is what the government will work with this on the GDP base for the entire year. As I said, it will all become clear in 18 hours or so, I think. The 125. So I'm Monica from the New Indian Express. So China is already facing a risk of slowdown, and economies of Pakistan and Sri Lanka, they are also in doldrums. So what do you make of the crisis in our neighboring countries? And also these concessional corporate tax have not been able to trigger new investments in India. So what do you think, what are the reasons behind this? So we know very well that India has provided enormous assistance to Sri Lanka in 2022. And recently also, you might have read the reports that we have given the financing assurance to ensure that their debt sustainability is achieved. While we are watching the developments in the neighborhood, we don't have any comments to offer at this stage on them. As far as China is concerned, yes, they have reopened after the zero COVID policies. And this morning we noticed that the IMF has increased their growth forecast. And naturally, we are looking at the implications it has for commodity prices and overall inflation and supply chain potential disruptions or otherwise. So we are tracking the developments, not just in the region, but globally, for what they will have in terms of implications for our own output and inflation management. What is demands for grants? Demands for grants are statements of estimates of expenditure from the consolidated fund. The Lok Sabha votes on them. Generally, each ministry or department presents its demand for grant. नमस्कार, बजट स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामवीर श्रेष्ठ। बजट स्पेशल में आज हमारे साथ देश भर के किसान हैं। राजस्थान के किसान हमारे साथ हैं, महाराष्ट्र के किसान हमारे साथ हैं, गुजरात से बाबू भाई पटेल हमारे साथ हैं, बुंदेलखंड से हमारे साथ किसान हैं और उत्तर प्रदेश से हमारे साथ किसान हैं। और कुल मिलाकर इस बजट स्पेशल में हम खेती का जो रोड मैप है उसे समझने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि पिछले 75 सालों में खेती की दशा और दिशा क्या रही है। समझने की कोशिश करेंगे कि खेती को लेकर के नीयत और नीति क्या रही है। अगर हम शुरुआत से बात करें तो जब देश आजाद हुआ तो देश के पहले प्रधानमंत्री का मंसूबा ये था कि खेती जो है वो गांव की होनी चाहिए। एक तरह से वो कोऑपरेटिव मॉडल की दिशा में जाने की बात कर रहे थे, लेकिन चौधरी चरण सिंह उनका कहना यह था कि खेती खानदान की होनी चाहिए और उसके क्या नेगेटिव और पॉजिटिव रहे ये तो इतिहास में आज बैठे हुए जो लोग हैं वो उसकी समीक्षा अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद जब वो विवादों में पहले आजाद होते ही जब वो विवादों में कुछ पेंच फंस गया और उसमें से चौधरी चरण सिंह फिर कांग्रेस छोड़कर भी अलग निकल गए, ऐसी स्थिति में खेती को लेकर के पंडित नेहरू का रुझान भी फिर उसको जिसको नेग्लेक्ट एरिया कहते हैं, जिस पर कोई बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया, वैसी स्थिति में खेती चलती गई और खेती किसान के भरोसे और भगवान के भरोसे होती रही। पंडित नेहरू ने भी उस समय ये कहा कि जो हमारे बड़े बड़े उद्योग हैं यही हमारे आधुनिक भारत के मंदिर हैं, यही हमारे देवालय हैं और इसलिए चाहे वो गेल हो, भेल हो, सेल हो, बड़े बड़े डैम हो, उन सारा ध्यान उस तरफ चला गया। खेती का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उद्योगों के लिए एक ढांचागत सुविधाएं वो मुहैया कराना शुरू किया गया, उनको स्थापित करना शुरू किया गया, लेकिन खेती का इंफ्रास्ट्रक्चर वो वहीं का वहीं रहा।
किसी किसान की खेती, किसी किसान के खेत अगर 10 जगह बिखरे हुए पड़े थे, तो वो 10 की 10 जगह बिखरे हुए पड़े हैं 75 साल बाद भी बहुत सारे देश के हिस्सों में, लेकिन उनको एक नहीं किया गया। अभी भी खेत एक किसान का दूसरे किसान के साथ मात्र मेढ़ पर विवाद चलता है और लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ऐसे लाखों मामले हैं जिनमें किसान आपस में झगड़ते रहते हैं। उसका कोई परमानेंट इलाज नहीं कर पाए, कोई ऐसा ढांचागत सुविधा या वो एक बुनियादी जो स्ट्रक्चर है वो हम शायद नहीं खड़ा कर पाए। बात उसके बाद उत्पादन की आई, हरित क्रांति की आई, तो किसान तो हमेशा सरकार के साथ ही खड़े थे। श्वेत क्रांति की आई तो उन्होंने देश में दूध का एक तरह से दूध की गंगा उन्होंने बहा दी। बात जब हरित क्रांति की आई तो उन्होंने अन्न के भंडार भर दिए और उस समय की सरकारों ने भी, स्पेशली अगर हम लाल बहादुर शास्त्री की बात करें तो उन्होंने भी उस समय एफसीआई की स्थापना की बात हो, पंजाब में, हरियाणा में स्पेशली गेहूं चावल इसकी खरीद की बात हो, इन सबको प्रमोट किया। लेकिन उस समय पूरा देश अछूता रह गया। ये सारी चीज जो है सब जगह नहीं आ पाई, लेकिन इसके भी कुछ साइड इफेक्ट हुए। हरित क्रांति के अंदर देश मोनोक्रॉपिंग की तरफ चला गया और उसमें भी हम देख रहे हैं कि समस्या जो आ रही है उस समस्या के अंतर्गत अब देश की सरकारों को यह कहना पड़ रहा है कि नहीं, हमारा जो परंपरागत अनाज थे, हमारे जो मोटे अनाज थे, मिलेट्स थे, उनको क्यों आप भूल रहे हैं? उनका क्या अपने शरीर के साथ उनका स्वास्थ्य से कितना गहरा संबंध है, उसको क्यों ना जोड़कर रखा जाए? इस तरह की बहुत सारी बातें हुई और आज 2023 को अंतरराष्ट्रीय मिलेट ईयर के तौर पर भी मनाया जा रहा है। हम मतलब तब किसी चीज को मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं जब वो कई बार चीज लुप्त हो जाती है। तो हमने अपने ही अन्न को, अपने ही आदि अन्न को, जिसको मूल अनाज कहते हैं, हमने उसे किस तरह से जाने दिया? क्या उसके भाव नहीं मिल रहे थे? उसका जो उस समय हमारी सेहत के लिए जितनी उपयोगिता थी, उसके हिसाब से शायद उसके भाव मिलने चाहिए थे, ज्यादा कीमतें मिलनी चाहिए थी, ज्यादा प्रमोट किया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पूरा ध्यान चावल पर, गेहूं पर, गन्ने पर, कुछ और मोनोक्रॉप पर देश भर में गया है। इन सब चीजों को हम देख रहे हैं और जब ये व्यवस्था अव्यवस्था में बदल गई है, ऐसे में किसान भी केवल और केवल एक बात उनके ध्यान में रहती है कि उन्होंने भले ही पूरे क्षेत्र में गन्ना ही गन्ना उगा दिया हो, अब चौधरी चरण सिंह भी नहीं है जो किसानों को धमका सकें और ये कह सकें कि आपने इतना गन्ना बोया ही क्यों, और वो उन्हें अपनी टोपी उतारकर भी ये कह सकें कि इस टोपी में भी गन्ना बो देते। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आज जो यहां किसान बैठे हैं, ये सड़कों पर आंदोलन करने वाले किसान नहीं हैं। इनका आंदोलन इनके अंदर चल रहा है। यहां ऐसे 80-80 साल के किसान बैठे हैं, हनुमानगढ़ से शंकरलाल सींवर आए हैं। किसानों को कैसे उचित मूल्य मिल सके, सरकार का भी डिस्टरबेंस कम से कम हो, पिछले 25 साल से 30 साल से उस सारे विषयों पर अध्ययन और उस विषय को पब्लिक डोमेन में ले जाने की बात करना, ये सारी चीजें वो करते रहे हैं। अवधेश प्रताप लल्ला यहां बैठे हैं, उत्तर प्रदेश के कृषि पंडित हैं। कैसे एक पूरे गांव को आप एक झटके में जैविक गांव बना सकते हैं, कैसे वहां पर आपको यूरिया, डाई, पेस्टिसाइड उसको आप जीरो कर सकते हैं, उसके लिए फॉर्मेट क्या होगा, मॉडल क्या होगा, उन्होंने अपने खेत पर अप्लाई किया। और किसी विषय पर पीएचडी करने वाले लोग तो होते हैं, किसी गांव पर, किसी क्रॉप पर कर सकते हैं लोग शोध, लेकिन वहां कानपुर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट उनके खेत पर पीएचडी करके डॉक्टर बनने वाले हैं। यहां पर इस तरह के लोग हैं। कान सिंह निर्वाण हैं, उन्होंने डेवलपमेंट का जो मॉडल है वो क्या हो सकता है, गाय का आय में क्या महत्व है, खेती में क्या महत्व है, इन सब चीजों को समझने की, समझाने की पूरे देश में कोशिश की है। हमारे साथ श्याम बिहारी जी बैठे हैं, उन्होंने इसी तरह से कैसे प्रसार कैसे हो जैविक कृषि का, प्राकृतिक कृषि का, जहां भी उनको लगता है कि किसानों का भला हो सकता है इस दिशा में चलते चलते, उस तरह से वो सारी चीजें की जा रही हैं। गुजरात से बाबू भाई पटेल हैं, आप किसानों को लेकर के नीतियां कैसे बेहतर हो सकती हैं, सरकार के साथ भी एक तरह का सेतु बनाने का काम कैसे किसान अच्छे से कर सकते हैं, उस दिशा में भी काम करते हैं। तमाम सारे जो किसान हैं उन सबका बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी में, और आप इतनी दूर दूर से आए इसके लिए भी। और हम यहां से इस कार्यक्रम की शुरू बजट के बहाने से कर रहे हैं, जिसे हमने आज नाम दिया है भविष्य की खेती, खेती का भविष्य।
भविष्य की खेती क्या होगी, खेती का भविष्य क्या होगा, इसे समझने के लिए हमारे साथ जो किसान हैं उसकी शुरुआत हम करेंगे खेती के उन 4 चरणों से जिसको आप उत्पादन कह सकते हैं। पहले चरण को, दूसरा चरण जो उत्पादन हुआ है उसका भंडारण करना है, तीसरा चरण जो भंडारण किया है उसका प्रसंस्करण करना है, प्रोसेसिंग करना है, और जो प्रोसेस करके आपने पैकेज करके और उसको आपने एक ब्रांड भी बना लिया है, उसकी अब मार्केट आपको करनी है, यानी विपणन करना है। तो उत्पादन, भंडारण, प्रसंस्करण और उसके बाद विपणन यानी मार्केट, ये चारों चीजों पर हम बात करेंगे, सेगमेंट वाइज बात करेंगे। और सबसे पहले बात करेंगे उत्पादन की। उत्पादन को लेकर हमारे साथ अवधेश प्रताप लल्ला हैं, उत्तर प्रदेश के कृषि पंडित हैं, झांसी के पास साकिन गांव है, वहां के रहने वाले हैं। आपने अपना जो जीवन है उसमें उत्पादन को लेकर जो आपने चिंतन मंथन किया, उसके बारे में आप हमें अगले 3-4 मिनट में जरूर बताइए। हमारा जो मॉडल है जी, वो किसान की आमदनी उत्पादन के द्वारा और खर्च कम होने के कारण, देसी गाय उसमें मुख्य उसका तत्व है। और उसमें ये हमारा जो मॉडल है वो एक दूसरे को धक्का देने वाला है। इसमें मानव श्रम कम लगता है, एक आदमी ही बहुत सी चीजें कर लेता है। तो हमारा मॉडल इस पर है कि कोई किसान अपना अनुभव, निजी हमारा अनुभव है। आपने क्या किया? हाँ, जो अगर एक किसान 1 एकड़ में 1 गाय का गोबर डालता है जो करीब 35 कुंटल होता है, तो उतनी पैदावार होगी जितनी रासायनिक से होती है। वो अगर 2 गाय का गोबर डालता है तो फिर उससे दुगनी होगी, और अगर 3 गाय का डालता है 1 एकड़ में तो फिर अप्रत्याशित होगी। ये हमारा है। मतलब हम इसमें 48 इसको अप्लाई आप कैसे कर रहे हैं? आपकी जमीन कितनी है, आपने कितनी गाय रखी है, उनके गोबर, यूरिन को आप किस तरह से यूज करते हैं? जी, हमने पहले 1 एकड़ में 1 गाय रखी थी। अब हमारा धीरे धीरे जो 10-12 साल का अनुभव है वो 2 गाय 1 एकड़ पर है, और हम करीब 15 गाय रखे हैं और 8 एकड़ खेती कर रहे हैं। उसमें हमारी हाईएस्ट उपज मिलती है ये कि हम गोबर गाय रखे हैं और जो गैर दूध देने वाली गाय रखे हैं, और वो बिना दूध की गाय, बिना दूध वाली जो मरने वाली थी उनको हमने रखा, जिनको लोग छोड़ देते हैं, छोड़ दिया। लेकिन हमने जब उनका गोबर गौमूत्र इकट्ठा किया और उसको अपनी नाली से गोबर गैस में डाला, मुख्य तत्व हमारा बायोगैस है। बिल्कुल, गोबर गैस जो सैलरी निकलती है वो हम अपने स्प्रिंकलर द्वारा एक सिस्टम बनाए हैं, वो हम स्प्रे कर देते हैं। तो उसकी जो हमें पैदावार मिली वो अप्रत्याशित मिली, और उसके द्वारा जो हमने 1.5 गुना तक हो गई, या जो यूरिया या डाई से खेती कर रहे थे उससे भी ज्यादा हो गई? उससे भी ज्यादा हो गई। और हमने इसको करीब ये मान लो आपके 100 कुंटल खाद डाला था 1 एकड़ में, तो हमने टेबल पी की थी अर्केल, उसका सीड 48 कुंटल मिला था, ब्रीडर सीड था। और उस पे हमें डॉक्टर ऑफ फार्मर की उपाधि इसी पे दी कि काली मिट्टी में आप कैसे इतनी अत्यधिक उत्पादन कर सकते हो। अभी आपने अपने खेत में क्या क्या लगा रखा है? अभी हमने चना लगा रखा, मटर लगा रखी, गेहूं लगा रखा, ये और सरसों लगा रखी। फलदार पेड़ कुछ? फलदार वृक्ष अनार है, मौसमी है, अमरूद भी अमरूद है। अवधेश प्रताप लल्ला ने अपनी बात कही है और उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि मैंने भी उनका खेत देखा है। जब उनके खेत में एंट्री आप करेंगे तो 2.5-3 फीट ऊंचा एक प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म पर गाय आधी इधर बंधी है, आधी इधर बंधी है, दोनों का यूरिन और गोबर एक जगह नाली में गिरता है। उसको पानी का हल्का सा स्प्रे कर दें तो बाहर एक गोबर गैस प्लांट है, उसके डाइजेस्टर में वो अपने आप चला जाता है। वहां से जितना गोबर गया उतनी ही स्लरी यानी खाद, जैविक खाद, ऑर्गेनिक मैन्योर वो बाहर निकल जाता है। वो चूंकि थोड़ा सा सॉलिड होता है इसलिए फ्रेश वाटर का आधा इंच पानी उसमें डाल दिया जाता है, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, और लिक्विड का ही आधा इंच पानी जो है वापस फ्रेश वाटर में मिला दिया जाता है, जो स्प्रिंकलर के थ्रू पूरे खेत में इरिगेट करता है। मतलब खाली पानी नहीं, खाद युक्त पानी। वो अगर आप उसको स्प्रे होते हुए देखेंगे तो ऐसा लगता है जैसे जिस पानी में सोना मिला रखा हो और उसका छिड़काव वो खेत में किया जा रहा हो। आप अगर देखेंगे, समझेंगे तो
शायद बेहतर है। एक साथ में हम ये जानने की कोशिश करेंगे, जब गांव में एक किसान किसी काम को करता है तो उसको फॉलो अप करने वाले लोग, अगर वो वास्तव में उसके रिजल्ट अच्छे हैं तो फॉलो अप करने वाले लोग मिलते हैं। आपको वैसे लोग मिले? जी मिले सर, करीब 22 लोग मिले हैं, उनमें 4 लोगों ने शुरू कर दिया है। इसमें हम मुख्य बात कहना चाहेंगे कि किसान एक है, मंत्रालय 4 हैं, एक उद्यान विभाग है, एक कृषि विभाग है, एक पशुपालन विभाग है, तो इसमें एक बायोगैस वाला विभाग है। ये अलग अलग समय पे अपनी योजना देते हैं। हमें किसान को 1 तारीख में एक साथ देना है। ये जिले स्तर पर एक साथ हो सकते हैं, 4 मंत्रालय तो हम लोगों के बस में नहीं है कि एक कर दें, लेकिन जिले स्तर पर, सीडीओ स्तर पर ये एक साथ किसान को मिले तो फिर ये आमदनी हो सकती है। हमारा अनुभव था ये करीब सन 75 से। बिल्कुल। उसमें हमें अगर आप ये कह रहे हैं कि अगर यही बात पॉलिसी का हिस्सा होती तो तब आप जो है 50 साल पहले ही ये उत्पादन और ये मैकेनिज्म जो है डेवलप हो सकता था। इसमें सर ऐसा है, हमारे उसमें करीब 11 लाख रुपए खर्च आता है। 10 गाय का आता है 7 लाख रुपए। 70,000 की एक देसी गाय अगर मान लें तो लेकिन गाय तो सड़क पर है, गाय तो आपको सर वो तो कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको आमदनी दुगना करनी है, बिल्कुल अगर आमदनी दुगना करनी है तो दूध के साथ करना पड़ेगा। बिल्कुल जी। उत्पादन को लेकर के आप क्या कहें? रामवीर जी ने आपने बहुत सही बात कही कि भारत की आजादी के बाद ये ऋषि और कृषि संस्कृति वाला अपना देश जो है, प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इस पर कभी फोकस नहीं किया कि ग्राम आधारित और कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को देश की तरक्की का मूल आधार बनाया जाए, बल्कि उद्योग आधारित अर्थव्यवस्था अपनाने के कारण ये भारतीय परिवेश में कहीं फिट नहीं बैठा और उसका दुष्परिणाम आज किसान भुगत रहे हैं। 2000 से लेकर के 2010 तक हम लोग, मैं बस्ती का मूल निवासी हूँ, श्री कृष्ण चौधरी, और लोक भारती के माध्यम से जैविक खेती का काम हम लोगों ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और देश के अलग अलग हिस्सों में किया। लेकिन 2010 में पद्मश्री डॉक्टर सुभाष पालेकर जी से जब संपर्क हुआ एक प्राकृतिक खेती के प्रशिक्षण वर्ग में, उस प्रशिक्षण वर्ग के बाद ये लगा कि प्राकृतिक खेती में सभी समस्याओं का समाधान निहित है। पानी का उत्पादन जो है उस मॉडल से आपको लगा कि वो एक तरीका है, उससे भी हम लोगों ने व्यक्तिगत रूप से अपने खेत पर किया और दूसरे किसानों को, ऐसे काफी किसानों को खेत पर देखा जो है उत्तर प्रदेश में भी और उत्तर प्रदेश के बाहर, तो ध्यान में आया कि प्राकृतिक खेती करने से न्यूनतम लागत के बाद भी हमारा उत्पादन कम नहीं हो रहा। उत्पादन न कम होने के साथ साथ देसी केचुए अपने आप जीवामृत और घन जीवामृत के माध्यम से जमीन में ऐसी परिस्थिति तंत्र का निर्माण होने से वो सुषुप्तावस्था से जागृत होकर के अपने आप जो है देसी केचुए जमीन को भुरभुरी बना करके वाटर को रिचार्ज कर देते हैं बरसात में। बिल्कुल। और कान सिंह जी, सर ये आज के समय में सरकार से एक निवेदन है कि सरकार अपनी नीति ठीक करे और किसान अपनी नीयत ठीक करे तो ये देश सोने का शेर बन सकता है, कोई दो राय नहीं है। मैं आज के 18 साल पहले नीति को लेकर आपके सजेशंस 1, 2, 3 क्या-क्या हो सकते हैं? नीति के लिए मेरा सजेशन है कि पहली बात तो किसान की जो सब्सिडी देश में दी जा रही है, 1 रुपया बजट में बढ़ाने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट किसान के खाते में दे दी जाए एकड़ के हिसाब से। ठीक। तो किसान गाय पाले चाहे कुछ भी करे, कैसे भी करे, तो अपने आप खेती होगी तो किसान संबल हो जाएगा। दूसरी बात जो है, ये देश भारत बना है गांव से, और गांव उसको कहते हैं जहां गाय होती थी। ये गाय नहीं समझ में आएगी तो भारत नहीं समझ में आएगा, नहीं किसानी समझ में आएगी, गांव भी समझ में नहीं। हाँ, गांव समझने के लिए गाय समझनी पड़ेगी, किसानी समझने के लिए जल पानी नीर एक है, वैसे धरती गाय प्रकृति तीनों एक है। तीनों को समझे बिना किसानी समझ में नहीं आएगी। तो इसके लिए आपको गाय के जो गोचर भूमि थी उसके मालिक सरकार बन गई है, वो वापिस गाय को मालिक बनाया जाए। सरकार को उन्नति के लिए जमीन चाहिए तो गाय से खरीद ले। बिल्कुल। तो ये पाप का काम हो रहा है, इस पाप को पुण्य में बदला जाए। गाय घास खाएगी अच्छा तो उत्पादन भी अच्छा होगा। जी। तीसरी बात जो है, पूरी दुनिया में हर चीज की कीमत उसकी गुणवत्ता से होती है। हमारे देश में इस गाय के जो भी दूध है उसकी दूध की कीमत फैट से होती है। ये षड्यंत्र है। इसको इतनी बड़ी विज्ञान की बात हम करते हैं, चांद पे प्लाट कटाने की बात करते हैं। आप कह रहे हैं कि दूध को एसएनएफ के हिसाब से लिया जाए, इसकी गुणवत्ता से लिया जाए, गुणवत्ता से लिया जाए, और इसकी फेट से कीमत बंद हो। तो ये जिस दिन ये फेट से गुणवत्ता से हो जाएगा तो गाय का दूध समझ में आ जाएगा, और गाय का दूध समझते ही गाय खुली फिरना बंद हो जाएगी, देश की तकदीर बदल जाएगी। ये देश का सामर्थ्य बदलने का श्रेय जो है सिर्फ गाय के पास है और किसी के पास नहीं। फिर आगे मैं प्रोसेसिंग की बात करता हूँ। प्रोसेसिंग में मैंने पूरे देश को एक मॉडल दिया सर। मेरे पास में 300 कपल परमानेंट मेरे फार्म पे आते हैं,
मैंने पूरा जीवन आधारित, गाय आधारित जीवन पद्धति और पूरा वातावरण दिया वहां, जिनका मन डिला हुआ है, वो डोले हुए मन के लोग अपने मन को ठीक कर सकते हैं। तो वो 300 कपल आते हैं, रात को रुकने का गेस्ट हाउस में किराया देते हैं, खाने के पैसे देते हैं, सुबह पूरी प्रोसेसिंग की हुआ अपना रसोई का सामान खरीद के ले जाते हैं। तो किसान को मार्केटिंग नहीं करनी पड़ेगी और शुद्ध प्रोसेसिंग से हम प्रोसेसिंग में पूरे अनाज का सत्यानाश कर देते हैं। आपने खेत पर ही किसान कैफे बना दिया। जी नहीं, मैं कह रहा हूं कि जैसे आप मसाले हैं, इस देश की परंपरा में कभी मसाले पीसे हुए नहीं खाए गए, या तो पत्थर पे बांटते थे या कूटते थे। दोनों परंपराएं बंद होने से पूरे के पूरे पोषक तत्व उसके नष्ट हो गए। तो किसान की वजह से, पूरे सिस्टम की खराबी की वजह से ये देश नपुंसकता की ओर जा रहा है। तो सही प्रोसेसिंग होगी, भारतीय परंपरा से प्रोसेसिंग होगी, और किसान को बैंकें जो कोई सहायता नहीं देती है, बैंकों को किसान के प्रति लिबरल करना पड़ेगा, उनको कुछ ना कुछ ठीक तरीके से समझाना पड़ेगा। तो प्रोसेसिंग खेत में हो और मार्केटिंग खेत में हो। ये जो फैमिली डॉक्टर वाला फार्मूला है, वैसा ही देश में उच्च लोगों को, जो हमारे प्रधानमंत्री जी जैसे व्यक्ति जो हैं, जो देश के किसान के हित में सोचते हैं, फैमिली डॉक्टर की जगह फैमिली फार्मर होना चाहिए। क्या बात है। ये जब तक नहीं होगा तब तक डायरेक्ट किसान का लिंक नहीं होगा। ये मार्केटिंग की, एमआरपी की, ये जितने भी बातें, एमएसपी की बातें सब गायब हो जाएंगी, क्योंकि किसान का उपभोक्ता से सीधा संपर्क हो जाएगा, बिचौलिया खत्म हो जाएगा। बात करेंगे उस पर भी। जी मैं श्याम बिहारी गुप्त, अंबाबाई, जिला झांसी, बुंदेलखंड। बजट सामने है, मार्गदर्शन के तौर पर 1, 2, 3 पॉलिसी क्या, किस तरह का रोड मैप क्या हो? बिल्कुल सफलतापूर्वक पहला सूत्र है किसान खेत पर। ये पॉलिसी मैटर भी है और किसान का व्यक्तिगत मैटर भी है। यदि किसान खेत पर रह रहा है, ऐसे तो गांव समाप्त करके गांवों को खेतों पर ट्रांसफर करना है, किसान को खेत पर ट्रांसफर करना है। पॉलिसी में ये आ रहा है कि जो मतलब आप कह रहे हैं घर खेत पर। जी, घर खेत पर। यदि किसान खेत पर रह रहा है तो वहीं रह रहा है, उसका जानवर का ज्यादा, उसका स्वस्थ जीवन है, और जो है उसका पेड़ पौधे सब्जी सब लग जाएगा। तो ये जो पॉलिसी है, सरकार जो प्रधानमंत्री आवास दे रही है, वो आवास उन किसानों को वरीयता दी जाए, या उनको वरीयता दी जाए जो किसान खेत पे रहना चाहते हैं। तो उनको यदि खेत पे रहने लगेंगे तो उनका जो है पेड़ पौधे, पशु पक्षी सभी तरह के उनके ठीक हो जाएंगे। दूसरा पॉलिसी मैटर में है कि यूरिन कलेक्शन और बायोगैस ये एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर होना चाहिए। मेरा ऊसर खेत था, ऊसर खेत को हमने खेती लायक बनाया। केवल पहले दिन हमने जब एक गाय रखी थी, आज मेरे पास 25 गौवंश है, जब एक गाय रखी थी तो मैंने पक्का कैटल शेड बनाया था, पूरा मूत्र आगे हौदी में इकट्ठा हुआ और गोबर गैस लगाया। जी, आज हर किसान को आवश्यक है कि आज जो एलपीजी गैस सिलेंडर घर घर पहुंच गए हैं, लेकिन 1100 रुपए की, 1000 रुपए की गैस, वो उसके पास में जितना भी गोबर और कचरा है, जो कहते हैं कचरा में लोग आग लगा रहे हैं, उससे जो है एनवायरमेंट खराब हो रहा है, गोबर खुले में पड़ा हुआ है, मीथेन वातावरण में जा रही है। तो ये करना पड़ेगा हमको कि गोबर गैस अनिवार्य हो, और वो गोबर गैस की स्लरी खेतों में जाए, जीवामृत बीजामृत बन के जाए, इंटीग्रेटेड फार्मिंग हो। और इसमें एक नहीं, किसान वो है जो साल में 100 तरह की चीजें पैदा करता है, अपना दलहन, अपना तिलहन। केवल गेहूं और धान पैदा करना ये फूड सिक्योरिटी नहीं है। फूड सिक्योरिटी जब होगी जब 1 लाख करोड़ रुपए का हम बाहर से अभी तेल ले रहे हैं। तेल हमारे यहाँ बाहर से आने की कोई आवश्यकता नहीं, दलहन आने की कोई आवश्यकता नहीं। पूरी तरह से हम जब स्वावलंबी तभी होंगे जब किसान इंटीग्रेटेड फार्मिंग करेगा। और मेरी एक लास्ट बात जो है वो ये है कि जो प्रोसेसिंग है वो लो आरपीएम की मशीन से होना चाहिए, जो आदरणीय कांत सिंह जी ने कही। 1 हॉर्स पावर के मोटर से आटा हम बनाते हैं। बिल्कुल। और वो उससे क्या होता है कि 1 घंटे में लगभग 8 किलो आटा निकलता है हमारा। अब वो इसी तरह से तेल का, इसी तरह से दलहन का, तो यदि जो लो आरपीएम की होगी तो उसकी गुणवत्ता सही होगी, और किसान साल भर में जो 100 कुंतल माल पैदा कर रहा है वो प्रोसेसिंग पैकेजिंग करके फैमिली फार्मर के आधार पर। मुझे लगता है बाबू भाई कि